शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एक बार मैं बोलता हूँ तो आप पीछे बोलिए, से न थोड़ा एक दो जगह जो उच्चारण में हो रहा है। ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। पहला श्लोक तो हो गया था या दोबारा करूं? नहीं, पहला नहीं हुआ था, जब 58 हुआ बीच था। का करवाया तो बीच का एक करवाए से ही करवा दिया। हाँ, वो ऐसी तो पहला श्लोक है स्तंभास्त्रय प्रसिद्धा आहार स्वप्न शुक्र संरक्षा कायस्तिष्ठति तेषु प्रयतस्तस्मात् भवेत् पुरुषः। कह रहे हैं कि हमारे शरीर के 3 स्तंभ है, 3 आधार है। स्तंभास्त्रय, स्तंभा प्लस त्रय, स्तंभास्त्रय। स्तंभ जानते हैं, पिलर। तो 3 पिलर हैं हमारे शरीर के। आहार, आहार का मतलब भोजन। स्वप्न, सोना। और शुक्र रक्षा और ब्रह्मचर्य का पालन करना। भारतीय परंपरा में ब्रह्मचर्य पालन का बहुत ज्यादा महत्व है, वेस्ट में इसका नहीं महत्व है। क्योंकि ये जो शुक्र होता है वो हमारे शरीर का सारतम रूप है, इसीलिए शरीर के हर एक अंग को ठीक रखने में वो अपना रोल प्ले करता है। तो कह रहे हैं ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला भोजन, दूसरा सोना, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे कि जो सोना जो है वो हमारे शरीर को रिवाइव कर देता है, इसीलिए उसको माना जाता है कि एक तरह से पुनर्जीवन देता है हमारे शरीर को, इसीलिए सोना बहुत जरूरी है। और तीसरा है ब्रह्मचर्य का पालन। ये 3 चीज जो है वो कह रहे स्तंभ है हमारे शरीर का। कायस्तिष्ठति तेषु, इन तीनों की जो रक्षा करता है उसका शरीर अच्छा रहता है, वह स्वस्थ रहता है। तस्मात् प्रयतः भवेत् पुरुषः, इसलिए इन 3 चीजों पर प्रयत्न पूर्वक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, प्रयतः मतलब प्रयत्न पूर्वक, तस्मात् मतलब इसीलिए, तस्मात् इसीलिए, प्रयतः भवेत् पुरुषः। तो पुरुष जो है, व्यक्ति जो है, देखिए पुरुष शब्द जो है ना अपने यहाँ, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए है।
पुरुष शब्द का मतलब मेल नहीं होता, पुरुष का मतलब व्यक्ति होता है। ठीक है, ये बड़ी भ्रांति है। जो लोग टेक्स्ट नहीं पढ़ते वो पुरुष का मतलब बार बार कहते हैं मेल क्यों बोल रहे हैं। तो पुरुष का मतलब होता है पुरी शेते इति पुरुषः। पुरी मतलब शरीरे, जो शरीर में रहता है उसको पुरुष कहते हैं। और शरीर में कौन रहता है? तो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को ही हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा तो सब में है ना, स्त्री में भी है, पुरुष में भी है, सब जीव जंतु में है, तो सब पुरुष है। इसीलिए पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद है उसमें कहते हैं ना कि पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। सब में पुरुष है, वो कीट हो, पतंग हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब में पुरुष है। क्यों? क्योंकि सब में शरीर है, और उस शरीर में रहने वाली जो चेतना है जिसका नाम हम आत्मा देते हैं, तो आत्मा को हम पुरुष कहते हैं। और वो आत्मा सब में है, इसीलिए सब पुरुष। इसीलिए मेल फीमेल का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है ये। अभी हम मेल फीमेल में पुरुष हम उसका ट्रांसलेशन कर देते हैं, तो इसके कारण भ्रांति आती है। तो जो व्यक्ति है उन व्यक्ति, उस प्रत्येक व्यक्ति को इन तीन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अभी शुरू किया है कि हमारे शरीर के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहला है आहार, भोजन बहुत जरूरी है। दूसरा है स्वप्न, शयन यानी सोना, प्रॉपर सोना, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा है ब्रह्मचर्य का पालन। ये तीन चीज जो है वो हमारा आधार है। यदि इन तीन चीजों का हम ठीक से पालन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, हम जल्दी अस्वस्थ नहीं हो सकते। सर, इसमें थर्ड पॉइंट में व्हाट डज इट मीन व्हेन से ब्रह्मचर्य का पालन? ब्रह्मचर्य का पालन आयुर्वेद की दृष्टि से तो बिल्कुल आप अपने शुक्र की रक्षा करें, वो ब्रह्मचर्य है। वैसे सामान्य रूप से जो ब्रह्मचर्य का अर्थ है, ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब ज्ञान। ज्ञान में जो सतत विचरण करता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, या वो ब्रह्मचर्य है। सदैव ज्ञान में जुड़े, ज्ञान में रहे, मतलब मैं कौन हूँ, संसार क्या है, इन सारी चीजों का जो विचार करता रहे, वो ब्रह्मचर्य पालन करना। तो सामान्य अर्थ ब्रह्मचर्य का है ज्ञान में लीन रहना, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शुक्र की रक्षा करना। ठीक है, ये बिल्कुल स्पेसिफिक मीनिंग है, क्योंकि इनका शरीर से ज्यादा संबंध है। शरीर की रक्षा, शरीर स्वस्थ रहे तो उससे सुख प्राप्त होता है। कैसे स्वस्थ रहे? तो तीन चीजें जरूरी है। तीन चीजें जरूरी है। आहार प्रॉपर होना चाहिए, निद्रा प्रॉपर होनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। कायः प्लस तिष्ठति, कायस्त, काय मतलब शरीर। ठीक है, स्तंभास्त्रयः, तीन स्तंभ हैं, प्रसिद्ध हैं आयुर्वेद में। तीन हमारे जो आधारभूत जो तीन चीजें हैं वो प्रसिद्ध हैं, आहार, स्वप्न और शुक्र संरक्षा। तो तेषु कायः तिष्ठति, ऐसे जो व्यक्ति हैं, यानी इन तीनों का जो पालन करने वाले हैं, उनमें कायः तिष्ठति, शरीर जो है वो ठीक रहता है। ठीक है, तस्मात्, इसीलिए प्रयतः, प्रयतः मतलब प्रयत्न पूर्वक, पुरुषः भवेत्, पुरुष को प्रयत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए, यानी इसका पालन करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्राणानामपि मूलम तु अन्नम पुरुषोस्ति नैव तेन विना अतः आहारः कार्यो विधिना बल पुष्टि तुष्टिकरः। कहते हैं प्राणानामपि मूलम त्वन्नम, त्वन्नम मतलब तू प्लस अन्नम, त्वन्नम यानी जो हमारा प्राण है, हमारा जो जीवन है,
उसका भी मूल क्या है? अन्न है। प्राणानाम अपि, हमारे प्राण का जो मूल है वो क्या है? अन्न है। वेदांत में भी आप पढ़ते होंगे ना 5 कोश। तो पहला क्या है? अन्नमय कोश। देखिए लोग कहते हैं ना कि जी ये लोग केवल आत्मा ब्रह्म करते रहते हैं, लेकिन ऋषि ने क्या कहा है कि सबसे पहले अन्नमय कोश ठीक रहना चाहिए। अन्नमय कोश का मतलब शरीर, स्थूल शरीर। ठीक है। तो शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, अन्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीन देहोय मन्न भवनोन्नमयोन्न कोशः अन्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीन। अन्न से ही शरीर ठीक रहता है और अन्न के बिना नष्ट हो जाता है। इसीलिए आपको सबसे पहले शरीर का ध्यान रखना है, शरीर की सुरक्षा करनी है। उसके बाद प्राण की सुरक्षा, उसके बाद मन की सुरक्षा, उसके बाद बुद्धि की, उसके बाद जो शक्ति रूप है उसका, अंत में ब्रह्म। तो आप में ही ये सब कुछ है, लेकिन एक ऑर्डर में सबको ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना है। अन्नमय कोश से शरीर हो गया, प्राणमय कोश से आपके अंदर जो जीवनी शक्ति है वो हो गया, मनोमय कोश से मन हो गया, विज्ञानमय कोश से बुद्धि हो गया, आनंदमय कोश से शक्ति, और फिर उससे 5 से जो विलक्षण है वो है आत्मा। तो ये आप ही के बॉडी में सारे लेयर्स हैं, और जो ऊपर का लेयर है वो पहले में रहता है। जैसे प्राणमय है तो वो अन्नमय में रहेगा, मनोमय है तो प्राणमय अन्न में दोनों में रहेगा, विज्ञानमय है तो पहले के तीनों में रहेगा, शक्ति है तो वो पूरे शरीर में है, और आत्मा यानी चेतना है तो वो उसमें भी विद्यमान है। तो एक दूसरे को व्याप्त करके स्थित है। तो इसीलिए आप किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, सब में सब बैठा हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं प्राणानामपि मूलम त्वन्नम तु अन्नम पुरुषोस्ति नैव तेन बिना। कहते हैं व्यक्ति जो है वो अन्न के बिना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसके प्राण का मूल अन्न है। अन्न से ही प्राण बनता है, अन्न से प्राण कंटिन्यू करता है। इसीलिए अन्न बहुत आवश्यक है। अतः आहारः कार्यः विधिना, इसीलिए विधि पूर्वक आहार का ग्रहण करना चाहिए। विधि पूर्वक, यदि आप असावधानी बरतते हैं आहार लेने में तो फिर आप दीर्घायु नहीं हो सकते, आप सुखी नहीं हो सकते। तो अतः आहारः कार्यः विधिना बल पुष्टि तुष्टिकरः। कहते हैं दोनों चीज इससे होती है, बल पुष्टि। आप बलशाली रहते हैं, आपका जो बल है शरीर का वो पुष्ट रहता है, क्योंकि अन्न उसको पुष्ट करता है। आहार ही आपके शरीर के बल को मेंटेन करता है। और तुष्टिकरः, तुष्टिकरः मतलब आहार ही आपको आनंद भी देता है। तो आहार से दोनों चीजें होती हैं, आपके शरीर में बल रहता है और आपको खुशी भी मिलती है। दोनों चीज आहार से संभव है। ठीक है। तो बल पुष्टि तुष्टिकरः, आहार जो होता है वो बल को पुष्ट करता है, यानी बल को बनाए रखता है, और तुष्टिकरः मतलब आनंद देता है, सुख देता है। इसीलिए विधि पूर्वक प्रत्येक व्यक्ति को आहार का ग्रहण करना चाहिए। बल, पुष्टि और तुष्टि। तुष्टि, करह मतलब करने वाला, आहारः करह मतलब करने वाला। क्या? बल को पुष्ट करता है, और तुष्टि मतलब सुख देता है। ठीक है, पढ़ें आगे। क्षण भंगुरम शरीरम प्रतिपलम अपचीयते निजारब्धे। कहते हैं ये जो शरीर है ना, ये क्षण भंगुर है, ये बदलता रहता है। हमारे यहाँ भी कहते हैं ना कि शरीर क्या है? बदलता है, लेकिन शरीर में जो आत्मा है वो नहीं बदलता।
लेकिन शरीर जब तक नहीं है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता। इसीलिए शरीर है तभी आपको पता चलता है कि इसमें चेतना है। शरीर जब नहीं है तो चेतना का भान कैसे होगा? तो जो शरीर है वो क्षणभंगुर है, वो बदलने वाला है। तो क्षणभंगुरम शरीरम प्रतिपलम अपचीयते। प्रतिपलम अपचीयते का मतलब प्रत्येक क्षण, प्रतिपलम मतलब प्रत्येक पल, अपक्षीयते, अपक्षीयते मतलब विनाश को प्राप्त होता रहता है। वो उसमें जैसे सेल्स हमारे हैं ना, तो वो सेल डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, वो नष्ट होते रहते हैं। तो नष्ट होते रहते हैं। जब आप आहार नहीं ग्रहण करेंगे तो नए सेल बनेंगे ही नहीं। कुछ जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस दिन हमारा शरीर बना, उससे उसी समय से सेल नष्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप प्रॉपर आहार लेते हैं तो फिर सेल बनते रहते हैं। तो एक तरफ नष्ट होते रहते हैं, दूसरे तरफ बनते रहते हैं। तो इससे हमारा वो मेंटेन्ड रहता है, बॉडी मेंटेन्ड रहता है। वही कहते हैं प्रतिपलम अपक्षीयते निजार अवधे। निजार अवधे मतलब स्वयं के आरंभ होने से। निज मतलब अपना, आरब्ध मतलब आरंभ, शुरू। तो हम जब से हम आरंभ होते हैं, जब से हम जन्म लेते हैं, तब से प्रतिपल ये शरीर जो है क्षणभंगुर होने से अपचीयते। अपचीयते मतलब नष्ट होता रहता है, वो क्षीण होता रहता है। तत्पूर्त्यै, इसकी पूर्ति के लिए जो चीज हम में नष्ट होती रहती है, तो फिर जब तक आप उसमें डालेंगे नहीं ईंधन, तब तक तो फिर वो समाप्त हो जाएगा। तो जो चीज हमारे शरीर में नष्ट होती है उसकी पूर्ति के लिए तत्पूर्त्यै बल शक्त्याधानार्थम, बल और शक्ति के आधान के लिए, उसकी पूर्ति के लिए और बल शक्ति के आधान के लिए। आधान के लिए मतलब उसको प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में बल हो और हमारे अंदर शक्ति विद्यमान हो, इसके लिए ग्राह्य आहार, आहार का ग्रहण करना चाहिए। हमें आहार लेना चाहिए, नियम पूर्वक लेना चाहिए। तो देखिए ये साइंस नहीं है, कितना हजारों साल पहले सारी चीजों का परीक्षण करके कि आपको शरीर को मेंटेन करके रखना है तो आपको इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। हम बच्चों को ये नहीं पढ़ाते। ये सब बल और शक्ति दो शब्द क्यों यूज किए? नहीं, बल तो एक हुआ ना, जो हमारे शरीर में एक कार्य करने की ऊर्जा है, और शक्ति हुआ जो इस शरीर को धारण करती है। जैसे हम आनंदमय कोश कहते हैं ना, तो आनंदमय कोश क्या है? मूल शक्ति है। तो मूल शक्ति और उसका ट्रांसलेशन एक्शन के रूप में, ये दोनों चीज तब रहेगी ना जब आप आहार ग्रहण करेंगे। क्योंकि अब अन्न क्या है? शक्ति का दूसरा रूप है ना। तो जैसे ही आप अन्न ग्रहण करते हैं, आप भूखे हैं, और जैसे ही अन्न ग्रहण करते हैं तो शरीर में अचानक बल आ जाता है। तो बल आ जाता है, लेकिन उस बल का मूल क्या है? शक्ति। तो इसके लिए आपको आहार ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें जिह्वा का क्या रोल है? जो आई एम सेइंग जिह्वा इन द सेंस ऑफ टेस्ट। तो जब टेस्ट आप लेते हैं, ओवर ईटिंग इज बिकॉज ऑफ आई डोंट नो व्हाट, अभी लालच है। हाँ है। तो जिह्वा जो है वो जब आप टेस्ट लेते हैं तो सेंस ऑर्गन होता है, और जब बोलते हैं तो मोटर ऑर्गन होता है। तो जिह्वा का पूरा रोल है। आपको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगना और अच्छा लगने के कारण बहुत खाना, ये ठीक नहीं। उसको अच्छा, जिह्वा हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, मन हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। इसीलिए तो अपने यहाँ केनोपनिषद में कहा है ना कि हमें उन चीज़ों को जरूर जानना चाहिए जो मन को कंट्रोल करता है, जो इंद्रिय को कंट्रोल करता है।
उसका नाम अपने यहाँ आत्मा है। वेस्टर्न साइंस में या वेस्टर्न फिलॉसफी में माइंड जो है वो अंतिम है, उसमें आत्मा वो नहीं है जो हम आत्मा मानते हैं, वो मन को ही आत्मा मानते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं ना, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। जो थिंकिंग कैपेसिटी जो है वही आपको, आप कॉन्शियस हैं ये प्रूव करता है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ मन जो है ना वो उसको जड़ माना गया। मन जो है वो किसी और के द्वारा प्रेरित होता है, वो आत्मा है। तो केनोपनिषद में इसीलिए यहीं से प्रश्न उठाया, केने सितम पतितम प्रेषितम मना, मन किसके द्वारा संचालित होता है? तो वो क्या है? मन, मनसः मनः, वो मन का भी मन है, वो इंद्री का भी इंद्री है, वो प्राण का भी प्राण है, वो सत्य का सत्य है। तो हमें उसको जानना चाहिए। इसीलिए इंडियन फिलॉसफी जो है ना वो डीपेस्ट फिलॉसफी माना जाता है दुनिया में। स्पिनोजा कहते थे, शोपेनहावर, ये सब कहते थे कि इंडिया में जो फिलॉसफी उस समय कहते थे कि जो पढ़ाई होती है वो उससे गहन फिलॉसफी की पढ़ाई कोई नहीं होगी। आज दुर्भाग्य ये है कि सारे फिलॉसफी डिपार्टमेंट में केवल वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका डीपेस्ट या डीपर से नहीं लेना देना, उनको शैलो से लेना देना, और उसमें वो मॉडर्न मानते हैं और अहित अपना करते हैं। सारे फिलॉसफर फ्रस्ट्रेटेड मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि डीपर नॉलेज नहीं है, तो जीवन की गहराई को नहीं समझते। तो केवल पैसे से और केवल ऊपरी चीज से तो शांति नहीं मिलती ना। शांति के लिए तो सब चीज ठीक चाहिए। आपका जितना ग्रॉस लेवल ठीक रहना चाहिए, उतना सटल भी ठीक रहना चाहिए, उतना कॉजल भी ठीक रहना चाहिए, सब ठीक रहना चाहिए। तो आयुर्वेद या योग जो है, इसीलिए इसको होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि आपकी सारी चीजों का केयर करता है। और एलोपैथी में ये बातें नहीं मिलेगी। उनको है कि शरीर ऑलरेडी ठीक है, जहां प्रॉब्लम होगी तब हम देखेंगे। ये कहता है प्रॉब्लम ही ना हो। इसीलिए यहाँ दोनों है ना, दोनों चीज है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और हाँ, और दूसरा क्या है? स्वस्थ जो है उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, और दूसरा वर्ड है ना वो पहले, हाँ, अस्वस्थ कहते, लेकिन वहां टर्म दूसरा दिया है, अस्वस्थस्य रोग प्रशमनम, ठीक है ना। जो व्यक्ति रोगी हो गया तो उसका आप रोग ठीक करें, लेकिन पहला ध्यान हो कि रोग हो ही नहीं। इसलिए ये सारी बात, आज सोशल मेडिसिन आज नया वेस्ट से आया है, तो सब जगह सोशल मेडिसिन का डिपार्टमेंट है। सोशल मेडिसिन ये है जो आप पढ़ रहे हैं, इसको सोशल मेडिसिन कहते हैं। जो आप पहले से सचेत रहें कि हम ये करेंगे तो रोग होगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि आहारः ग्राह्य, बल और शक्ति के लिए आहार का ग्रहण करना चाहिए। आगे बढ़ें जी। ये कारिका हमने की थी पहले, लेकिन फिर भी एक बार और कर लेते हैं। तो कहते हैं फिर क्या क्या शरीर के लिए जरूरी है। शरीर के लिए क्या जरूरी है? तो कहते हैं 8 चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है। 8 चीजों पर सतत ध्यान रखना चाहिए। पहला है प्रकृति, प्रकृति करण संयोगा। प्रकृति मतलब आपको हर एक वस्तु जो भोजन कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। किसी का दही का नेचर कुछ और है, और आप उस दही का प्रयोग कर रहे हैं उसका बिना नेचर समझे, कभी किसी समय आपने खा लिया तो आप बीमार हो जाएंगे। और आपको यदि उसकी प्रकृति का पता है तो आप उसी समय उसका भोजन करें जिससे कि आपको लाभ पहुंचे। तो प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है, क्योंकि नेचर ने उसको प्रोड्यूस किया है ना, तो नेचर ने उसको एक प्रॉपर स्वभाव दिया है। तो हर एक वस्तु का आपको स्वभाव जानना चाहिए, प्रकृति जानना चाहिए। दूसरा क्या है? करण। करण मतलब किस तरह से आप प्रिपेयर करते हैं भोजन, ठीक है ना। साधन क्या है, प्रिपेयर कैसे करते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा है संयोग। संयोग का मतलब कि आप किस चीज को किससे मिलाते हैं,
जैसे अभी आप पढ़ेंगे, इसमें दिया है कि जो व्यक्ति कफ जिसको है, तो वो यदि दही में शहद मिला देता है तो वो ठीक हो जाता है। वो फिर कफ कारक, कफ वाला व्यक्ति भी दही खा सकता है। आगे पढ़ेंगे, आएगा इसमें। तो संयोग बहुत जरूरी है कि किस चीज का किस चीज से संयोग करते हैं। जैसे अपने कहते हैं ना कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, वो संयोग नहीं होना चाहिए। जैसे शहद का घी से संयोग नहीं होना चाहिए, ये हानिकारक होता है। कभी भी घी और शहद एक साथ नहीं खाना चाहिए। यदि वो प्रॉपर रेशियो में मिल गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है, वो विष बन जाता है। मछली खा के दूध पीते हैं तो आपको वो जो व्हाइट स्किन हो जाता है। तो ये संयोग को जानना जरूरी है। तो 3 हुआ। चौथा है राशि। राशि मतलब जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि राशि मतलब एक निश्चित मात्रा में ही खाना है। बहुत अच्छा लगे तो भी बहुत नहीं खाना। तो उसका एक नियत परिमाण जो है ना वो होना चाहिए, इतना खाना है। उसके बाद वो अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी उसको छोड़ देना है वहां पर। उसके बाद है देश। किस स्थान पे खाना चाहिए, किस जगह पे खाना चाहिए। अभी तो उसका कोई मतलब ही नहीं कि कहाँ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। भारतीय व्यवस्था क्या थी कि हर एक के लकड़ी के तख्त जैसे बनाए होते थे घर पे, और उस पे बैठ के खाते थे। तो मैं तो अभी एक दिन गया था एम्स, तो मुझे डॉक्टर बोला था कि जो आप यदि अभी भी नीचे, एम्स का डॉक्टर की बात मैं कह रहा हूँ, अभी 15 दिन पहले की बात, कि यदि आप नीचे वो बैठ के खाते हैं ना पलथी मार के, तो आपकी बहुत सारी शरीर की जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाती है। और जो टेबल पे बैठ के हम अभी खा रहे हैं कुर्सी पे, तो वो ठीक नहीं है खाना। मैं एम्स के डॉक्टर की बात कह रहा हूँ। तो वो उससे वो जो पोजीशन है ना, जिस तरह से हम बैठ के खाते हैं, किस जगह पे खाते हैं। पहले लोग गाय गोबर से करते थे, तो आपका वायरस फ्री हो जाता था वातावरण, तो किसी तरह का कोई नहीं रहता था। और उसके बाद फिर आप बैठ के वो तख्त पे खाते हैं, तो जो अर्थ से जो टच होता है वो फर्क करता है आपके शरीर में, उस समय नहीं होना चाहिए। तो वो देश है। देश का मतलब किस जगह पे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। अभी हमने घर का ऐसा सिस्टम ही बना दिया है कि वो लोग पहले बैठ के खाने की परिपाटी खत्म हो गई। अब जिसके घर में डाइनिंग टेबल ना रहे उसको असभ्य माना जाए। पहले वो लकड़ी के छोटा सा फट्टा होता था, हर एक व्यक्ति के लिए एक होता था, 4-5 इंच ऊंचा, उसके ऊपर बैठ के खाते थे। या पीढ़ी होती थी, पीढ़ी। तो जितने लोग होते थे घर में उतनी पीढ़ी होती थी, सबके सब साइज की। कि वो है कि नहीं है। अभी भी गांव में बहुत लोग अभी भी यूज करते हैं। अभी भी लोग गांव में वही रहते हैं। बच्चा है तो छोटे साइज की बनवा दिया, बड़ा है तो बड़े साइज की। हर एक का अपना था। वो जब बैठेगा उसी पे बैठेगा, और फिर या तो वो किसी लकड़ी पे थाली रखते थे या नीचे रखते थे, जैसे भोजन करते थे। तो आहार में देश का भी महत्व है। ये इसीलिए कहते हैं राशि के बाद देश। और विशिष्ट कालश्च, कि कब कब खाना चाहिए। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। भोक्ता, जो भोजन करने वाला व्यक्ति है, वो महत्वपूर्ण है। भोजन नियम, और नियम पूर्वक भोजन होना चाहिए। तो भोजन का नियम भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से खाएं, कैसे खाएं। ये नियम जो भोजन का है, या आप कितनी बार खाएं, होता है ना, कितनी बार खाएं, उसमें क्या क्या आइटम हो। तो ये भोजन का नियम जो है ये महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि इति भोजम नियमश्च इति अष्टौ ज्ञेय भावा। ये 8 जो है ये सबको जानना चाहिए, 8 चीज। तो आहार में ये इन 8 चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। इसको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। तो ठीक है, समझ में आया ये। तो भोक्ता मतलब भोजन करने वाला।
भोक्ता मतलब जो भोजन करने वाला है वो भी तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोक्ता का अपना स्वभाव है ना। भोक्ता जो है वो जरूरी नहीं है कि मुझे दही सूट करेगा तो आपको भी दही सूट करेगा। तो भोक्ता को भी देखना चाहिए कि मुझे क्या सूट कर रहा है। आपको यदि आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि कौन चीज मुझे सूट कर रहा है, कौन चीज नहीं सूट कर रहा है। तो ये नहीं हो कि नहीं सूट कर रहा है तो भी खाते जा रहे। तो आपको सीयु का क्या मतलब है इसमें? हाँ, गेय भावः सीयु। स्यु मतलब होना चाहिए। स्यात् स्याताम स्यु, ये विधिलिंग के अस धातु है ना। अस धातु के विधिलिंग के प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। स्यात् स्याताम स्युः। स्यात् मतलब होना चाहिए, उसी का स्युः मतलब बहुवचन में होना चाहिए। तो ये भावा स्युः यानी ये जो जानने की चीज है ना, ये आपको होना चाहिए आप में, यानी आपको जानना चाहिए इन सारी चीजों को। सर एक क्वेश्चन है इसमें, अगर मैं दही खा रही हूँ और मेरी दही 2 बार खाने से तबीयत खराब हुई तो मैं ये सोच लूंगी कि अब मुझे दही इस मौसम में नहीं खाना चाहिए। आपको तो खराब तो बाद में होगा ना, पहले तो दही का लक्षण आप पहले जान लीजिए। सर वही चीज है जानने के लिए, जैसे आप शिक्षक खड़े हैं यहाँ पे, अब मैं सुन रही हूँ, मुझे पता चल गया। हाँ, कोई समझाने वाला कौन था उस समय? उस समय तो एक्सपेरिमेंट कर किया है ना। जैसे जैसे सैकड़ों वर्ष तक हर एक व्यक्ति पे एक्सपेरिमेंट होने के बाद उसको लगा कि इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको, और उसके बाद आप रिकॉर्ड करते हैं उसको कि ये इतना हमने टेस्ट कर लिया। अब आगे जो लोग हैं, जैसे धतूरा में विष है जी, ये कैसे पता चला? टेस्ट किया ना किसी ने, उसका गलत असर पड़ा। 2 4 10 पे जब देखा गलत असर हुआ तो बाकी को कहा कि ये नहीं खाना है आपको। और सेब खाया होगा, पहली बार तो कोई खाया होगा, जब खाते खाते लगा होगा कि इसमें ये गुण है, शरीर में ये असर कर रहा है, तो उसको अलग रिकॉर्ड किया। तो जो भी है ये आयुर्वेद में एक्सपेरिमेंटेड फैक्ट है, इसमें कोई थियरी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है केवल। ये बिल्कुल ठीक है सर। हाँ। लेकिन जो हमारे घर में खाना बनाने वाले हैं वो महिलाएं हैं, तो महिलाओं तक वो ज्ञान कैसे पहुंचा होगा? उनकी सास से, उनकी माँ से, उनको किसने सिखाया होगा सर? उनको सिखाया। शुरू में तो महिला बहुत पढ़ती लिखती थी ना। हाँ, महिला तो बहुत पढ़ती, गुरुकुल में जैसे लड़के पढ़ते थे वैसे लड़कियां। सर ऐसा कोई आपके पास उदाहरण है जो गुरुकुल में महिला? 20 उदाहरण। सर एक बता दीजिए प्लीज। नहीं आप तो, और तो छोड़िए, विज्ञान शकुंतलम में जो कण्व का आश्रम है, वो तो उनकी बेटी थी सर, इसलिए रहती थी। बेटी कहाँ थी? और वो जो थे प्रियंवदा अनुसुईया थोड़ी बेटी थी, तो स्टूडेंट सब थी वहाँ की। प्रियंवदा अनुसुईया हाँ students जी, थी। जो सहेली थी ना इनकी, तो ये तो गुरुकुल में पढ़ती थी ना, वो लड़कियां सब थी। ऋग्वेद में तो एकदम स्पष्ट है कि उनका सारा उपनयन से संस्कार होता था, वो प्रॉपर एजुकेशन होता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल था। बहुत, एक नहीं 20 आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। यदि ये नहीं होता तो 30 के आसपास ऋषिका थोड़े होती। आज वेद के जो ऋषि हैं उसमें 30 के आसपास महिला ऋषिका हैं, जिनके सूक्त वैसे ही पढ़ाए होते हैं जैसे पुरुष के सूक्त पढ़ाए होते हैं। तो कोई वेद जिसको इंडिया का आप जिसको हाईएस्ट टेक्स्ट मानते हैं, उस टेक्स्ट के जो रचयिता जैसे पुरुष हैं वैसे स्त्रियां भी थीं। बृहदारण्यक उपनिषद के 6ठे अध्याय में आप देखेंगे, बृहदारण्यक के 6ठे अध्याय में देखेंगे। हेलो, हाँ जी, हम एखन क्लास में छी, एक हाँ 12 बजे करीब बात कर। ठीक ठीक। जैसे बृहदारण्यक का 6ठा अध्याय है जी, तो उसमें संतानोत्पत्ति की विधि बताई गई। तो उसमें आप लाइन देखेंगे कि मुझे एक पंडित बेटी मिले, पंडिता दुहिता जाए, तो मेरी बेटी मुझे मिले जो कि पंडितानी हो, समझ ना, पंडित हो, स्वयं हो। तो ऐसे आपको ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे
लड़की हो वो पढ़ी लिखी हो, ये पिता कामना कर रहे हैं कि हमें प्राप्त हो, और उसका मेथड बताया हुआ है कि कैसे प्राप्त हो। तो वो सारी क्वालिफाइड थी वेद में। तो वो तो आज तक अभी भी भारत में वो स्थिति में नहीं आए हैं जिस तरह से वहाँ स्त्रियों का जो उस समय का स्वरूप है। उस समय आप बृहदारण्यक में देखिए ना, गार्गी ने क्या किया था, जिसको आप अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वो तो जनक के दरबार में वही होता था ना। तो उसमें गार्गी नहीं तो अंत में मोर्चा संभाला था, और बाद में याज्ञवल्क्य की हालत खराब कर दी। मैत्रेयी जो उनकी अपनी पत्नी थी, जब वो सन्यास लेने लगे तो बोले धन का बंटवारा करूं, तो मैत्रेयी बोले कि कौन धन, मुझे धन लेकर मुझे क्या मिलेगा, ये हमेशा रहेगा मेरे लिए, अमर बनाएगा मुझे। तो याज्ञवल्क्य बोले धन किसी को अमर नहीं बनाता। तो बोले फिर मैं लेके धन क्या करूंगी, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। अब पूरा द्वितीय अध्याय उनका डायलॉग ही है, पूरी फिलॉसफी है उसी पे। तो आप समझ लें उनकी हाइट क्या थी, नॉलेज की हाइट क्या थी। तो ये बिना एजुकेशन से थोड़े होता है। बट सर ये जो वर्णों को बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हाँ। इसमें ब्राह्मण की जो पत्नी है या बेटी है, वहां तो कोई ज्ञान दिखाई देता है। ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया क्षत्रिय होने के लिए महिला ने, या व्यापार करने के लिए। ज्यादा तो महिला ही, क्षत्रिय महिला ही विदुषी थी। क्षत्रिय महिला, हाँ, तो युद्ध के लिए जाती द्रौपदी थी कौन थी, तो सीता युद्ध के लिए कौन जाती थी? थी वो, हाँ, युद्ध के लिए जाती थी। कैकेयी नहीं गई थी। कैकेयी की शादी दशरथ से इसीलिए हुई थी क्योंकि उनको युद्ध में बचाया था। वो पूरा सेना को लीड किया था। ऐसे वेद में कई स्त्री की बात होती थी जो अस्त्र शस्त्र में पारंगत थी। वो तो आपको मिलेंगे, आप पूरा ट्रेडिशन में वो ओरिजिनल लाइन मिलेगा आपको। तो वेद के समय की जो स्त्रियों की जो बात करेंगे ना, वो तो बहुत हाइट पे थी। आप समझिए ना, उस समय दो शब्द मिलते हैं, एक तो होता है ब्रह्मवादिनी स्त्री, और दूसरे को कहते हैं सद्यो वधू, ऐसे बोलते हैं। दो शब्द हैं। ब्रह्मवादिनी वो स्त्रियां होती थीं जो पढ़ने लिखने के बाद वो विवाह नहीं करती थीं और वो ज्ञान में ही पूरा जीवन बिताती थी। उनका नाम है ब्रह्मवादिनी, वो टर्म था उस समय। और जो दूसरी लड़कियां थी दूसरे तरह की, वो पढ़ने लिखने के बाद वो गृहस्थाश्रम में जाती थी और फिर अपना लाइफ लीड करती थी। तो ये तो वेद में समन शब्द आता है। समन शब्द किस लिए था पता है? जिसको आप मॉडर्न टाइम में कहते हैं क्लब। तो समन में लड़के और लड़कियां जाते थे और फिर आपस में बात करके फिर वहां शादी तय करते थे, और माता पिता लड़की को भेजती थी वहां पे कि जाओ और लड़कों से बात करो और फिर आपको जो पसंद आए उससे शादी करो। ये ऋग्वेद की बात कर रहा हूं मैं। तो वैसा समाज तो अभी बना नहीं अभी तक हमारा, बीच में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। और स्वयंवर की प्रथा भी, ये एक लड़की को अधिकार दिया गया अपना वर्ण, पूरा अधिकार था कि स्वयं वरण करे, पूरा अधिकार था। और उसी के पैरेलल में दुनिया का दूसरा रिलीजियस टेक्स्ट देखिए या उसका फाउंडेशनल टेक्स्ट देखिए, आपको स्त्री का नामो निशान नहीं मिलेगा कहीं। तो आप उसको कंपेयर करके देखिए कि उस समय भारत में स्त्रियों की कैसी स्थिति थी। आपको विश्वास होगा कि वेद में स्त्रियों की ऋचा है, और आज तक हम सुरक्षित रख के पढ़ रहे हैं उसको। वो स्त्रियां कैसी होंगी उस समय की। वागाम्भृणी जो थी वो उनका नाम ही वाक था, और वाक सूक्त जो है वो दुनिया में प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है वाक सूक्त। वो अम्भृण ऋषि की पुत्री थी और उनका नाम ही वागाम्भृणी है। और सायन का आप देखेंगे वागाम्भृणी सूक्त पे जो सायन भाष्य है, उनको महर्षि की उपाधि दी है उन्होंने। हाईएस्ट जो उस समय का जो ऑर्डर था उसमें वागाम्भृणी को रखा है। तो वो तो टॉपिक क्या था, क्या टेक्स्ट क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था वागाम्भृणी का?
जो उन्होंने सूत्र लिखे हैं, पाक सूक्त लिखे हैं ना, सर किस पे बेस्ड है वो पूरा लैंग्वेज पे है। लैंग्वेज। हाँ, जैसे जैसे पूरे जो भाषा का जो भाषा के भी 4 लेयर है ना, तो जो आप कहते हैं ना कि वो जो कौन मंत्र है वो वाक परिमिता पदानी तान विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिना, और गुहा त्रीन निहिता नेंगयंती तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती। जो आज वाक्यपदी देख रहे हैं ना, जो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये जो 4 वाक है, जो पूरा वाक्यपदी का जिस पे टिका है, उसका मूल तो वागाम्भरणी सूक्त है, ठीक है ना। तो वो आप देखेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे कि कैसी कैसी लेडी थी जो लोपामुद्रा थी। लोपामुद्रा तो अगस्त की पत्नी थी ना, लोपामुद्रा विदर्भ की राजकुमारी थी, अभी जो विदर्भ है महाराष्ट्र में। तो वो तो अगस्त को उन्होंने उस समय गाइड किया था ना, तो अगस्त समाप्त हो रहे थे। आप पढ़िए उसको, आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि कैसी कैसी लेडी थी और कितनी क्वालिफाइड थी वो लोग। तो कई पुस्तक हैं वेद की ऋषिकाओं पे, उनको पढ़ना चाहिए। हाँ मतलब मिल जाएंगी ये? हाँ मिल जाएंगी, तो आप पढ़ना चाहिए उसको। तब वॉरियर्स कम मिलती है, कई एक है उदाहरण, बहुत कम है जो लड़ने के लिए जाती है क्षत्रिय। उदाहरण तो कम ही होते हैं ना, बाद में भी की ना जरूरत भी नहीं थी उस टाइम। मेरी अपनी वो है कि हम वैसे ही जो हम ज्योग्राफिकली ऐसे सिचुएटेड थे कि हमें ना कहीं जाके अटैक करने की जरूरत थी, सब कुछ हम सेल्फ सफिशिएंट थे, हर चीज शुरू से प्रचुर मात्रा, हमें कोई जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की। जरूरत तो थी जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं ना, सब जगह रेगिस्तान है, तो भोजन ही नहीं था। अभी भी यूरोप में भोजन कहाँ होता है, वहाँ धान और गेहूं थोड़े उपजता है। उस 12 महीने में जब 10 महीने बर्फ से आच्छादित रहेगा तो अन्न क्या हो। तो अन्न का सप्लाई तो भारत करता था शुरू से, क्योंकि यहाँ का ऐसा ज्योग्राफिकल एक है कि जो कपड़ा सारे मसाले सारे भारत सप्लाई करता था। तो इसको स्टडी करिएगा तो देखिएगा कि आप उस ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं जिसने वो बातें की है जो दुनिया में उस समय कोई सोचता भी नहीं था। इसीलिए तो भारत विश्व गुरु था, ऐसे थोड़े विश्व गुरु था। विश्व गुरु कब कौन होता है, जब वो ऑलराउंड डेवलपमेंट उसका होता है, स्त्री हो पुरुष हो जो भी हो वो सब है। और देखिए वर्ण शब्द जो है ना, उसका सबसे पहला मीनिंग है निरुक्त में, यास का जो निरुक्त है, वर्ण वृणुते। वर्ण वो है जो वर्ण करता है, वर्ण करता है का मतलब सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन। वर्ण का मतलब वो नहीं है कलर जिसको आप कहते हैं, क्योंकि निघंटु और निरुक्त जो है वो वेद के टर्म को वो एक्सप्लेन करता है ना, इसीलिए तो निरुक्त शास्त्र इटिमोलॉजी जिसको आप कहते हैं, उसमें वर्ण शब्द का डेरिवेशन है वर्ण वृणुते। वर्ण वह है जिसके द्वारा वर्ण किया जाता है। तो ब्राह्मण वो है जो एजुकेशन को वर्ण किया कि हमें ज्ञान में रहना है। क्षत्रिय वो व्यक्ति है जो वर्ण किया कि मैं प्रशासन में रहूंगा। So it's a choice, not choice. Not by birth. 100% choice. 100%. आगे से ज्यादा चीजें वाल्मीकि जी की नहीं। बाद में ये तो लोग जो अभी जैसे अब नेता के बेटा नेता बनेंगे, लालू के बेटा 9th पास है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया था, अब उसको क्या करेंगे, रबड़ी बन गई चीफ मिनिस्टर। अभी आपको 20 ऐसे मंत्री मिलेंगे जो केवल पिता के कारण बने हैं। तो ऐसे ही लोग उस समय भी लोभी होने लगे। तो मेरा समाज में प्रतिष्ठा है, पावर है, वो मेरे बेटे को हम ट्रांसफर कर दें। इसके कारण ही तो समस्या होती है ना, नहीं तो फिर विकृति आती है, तभी आती है। और ये आप और हम जिस दिन उस पोजीशन पे जाएंगे ना, तो हमारे मन में भी ये बात आती है, नहीं तो आप घर में ही युद्ध करेंगे। अभी भी लॉयर चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी लॉयर बने। गुरु नानक जी को देखिए ना, गुरु नानक जी जब अपने उत्तराधिकारी का चयन कर रहे थे
तो पत्नी ने कहा कि बेटे को बनाओ, उन्होंने मना किया तो बेटा ने अलग संप्रदाय शुरू कर दिया। आज भी वो संप्रदाय अलग चल रहा है। सर जो उदासीन वाले हैं। हाँ, वो उनके बेटे का संप्रदाय है। कौन सा वाला है? वो उदासीन संप्रदाय है ना, एक उसी में है, सिख पंथ में। अच्छा, तो पता नहीं चला। तो अपने बेटे को उन्होंने गद्दी नहीं दी अच्छा, तो पत्नी रिवोल्ट कर दी। तो हमारे यहाँ आपके घर के बच्चे रिवोल्ट नहीं करेंगे, पति पत्नी रिवोल्ट नहीं करेंगे। कुर्सी पे बैठे हो और दूसरे को दे रहे हो और हमारे बच्चे इधर उधर हो रहे हैं। तो इतना आसान भी नहीं है। हम जितना कह रहे हैं ना कि गुण पे होना चाहिए, हम मेरिट पे होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए, अपने पे जब पड़ता है ना तब पता चलता है कि वंशानुगत क्या चीज है। आप समझ लीजिए कि परिवार को तोड़ने की स्थिति में आप खड़े हैं। इतनी हिम्मत करके यदि दूसरे को गुणवान व्यक्ति को आप लाते हैं तो इसके लिए आप तैयार रहिए। तो तब यदि लोग वर्ण व्यवस्था को यानी चुनाव के आधार पे इतना आगे बढ़ा लिए ट्रेडिशन, तो कम बड़ी बात थोड़े। अब देखिए ना, ये तो ध्यान देने की बात है। हम कहाँ किस जगह हम देखते हैं कि जो राजा जो है वो दूसरे को सौंप देता है? नहीं सौंपता है, सब अपने बच्चे को सौंपना चाहता है। तो ये बात है। तो वो तो जब सोनिया गांधी को ब्लेम नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा, वो नेचुरल टेंडेंसी है नेचर, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रांग विल पावर चाहिए, बहुत स्ट्रांग विल पावर चाहिए। और जिनका स्ट्रांग विल पावर है वो आज भी करते हैं। अब ये टाटा है, ये टाटा तो ऐसी इसी बेस पे चल रहा है जी। वो तो गुण पे ही देता है, गुण पे देता है, गुण पे देता है। उसमें कोई तो वो नहीं होता वंश वाला, तो कोई चक्कर लेकिन नहीं। उसमें भी है ना कि जो पर्शियन है उसी को देता है। अच्छा, टाटा में किसी को आज तक चीफ पर्शियन को छोड़ के दूसरे को नहीं बनाया। ये चंद्रशेखर को बनाया जो अभी। अब ये जो बना ये तो पहली बार, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। मिस्त्री जो है वो भी तो था, वही पर्शियन ही तो है, लेकिन उसने अब जब change देखा हो कि रहा अब है, ये हाँ। बर्बाद कर रहा है तब पहली बार चेंज किया। तो आप देखेंगे ऐसा, लेकिन इसके बहुत सारे गलत नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। यदि आपके बच्चे में वो गुण है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इम्पोज्ड जब होगा ना वहां से प्रॉब्लम शुरू होगा। तो ये बातें हैं। लेकिन वर्ण शब्द का जो व्युत्पत्ति है वो वर्ण वृणोते, ये यास के निरुक्त में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि आहारम गृहणीयात सात्म्यम मात्राश्च देश कालादि। आहारम गृहणीयात, आहार का ग्रहण करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सात्म्यम। सात्म्य का मतलब समझिए संतुलित या प्रॉपर रेशियो जिसमें हो, इक्वल जो रेशियो प्रॉपर होना चाहिए आहार का, उसको कहते हैं सात्विक, यानी सुटेबल, बिल्कुल उचित, उसका नाम है सात्म्य। तो सात्म्य आहार ग्रहण करना चाहिए, उचित आहार ग्रहण करना चाहिए, जो औसत जो है आहार का उसके अनुसार ग्रहण करना चाहिए। और मात्राश्च, मात्रा मतलब कितनी मात्रा में लेनी है, मतलब कितना हो और कितना वो संतुलित हो। ठीक है, ये दोनों का ध्यान रखना चाहिए। देश काल आदि, और देश और काल आदि जो 8 बातें हमने देखी है उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आत्मानंच समीक्ष्य प्रतिषेधार्थस्तु रोगानाम। और आत्मा, अपने आप को भी ध्यान रखिए कि मैं क्या खाऊं, मैं कितना खाऊं, मेरा शरीर जो है वो क्या उसमें सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अपनी भी समीक्षा करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो रोग का प्रतिषेध होगा, यानी रोग को आप रोक पाएंगे। तो आहारम गृहणीयात सात्म्यम मात्राश्च देश कालादि आत्मानंच समीक्ष्य। समीक्ष मतलब समीक्षा करके, आत्मानंच मतलब आत्मानम प्लस च, आत्मानंच
प्रतिषेधार्थंतु रोगानाम, रोगों के प्रतिषेध के लिए, यानी रोगों को रोकने के लिए। पूर्वाहारे जीर्णे क्षुधि जातायाम पुनस्तु भुंजित। कहते हैं पूर्वाहारे जीर्णे, आपने जो पहले भोजन किया है, पूर्वाहारे जीर्णे मतलब पहले का जो आहार लिया हुआ है उसका जीर्णे मतलब उसका पाचन होना चाहिए। पहले के आहार का पूर्ण रूप से पाचन होने पर, जीर्णे मतलब कि आहार जब पुराना हो जाए यानी पच जाए। क्षुधि जातायाम, और भूख लगने लगे। क्षुधा मतलब कहते हैं भूख को। क्षुधि जातायाम, भूख लगने लगे। पुनस्तु भुंजित, तब भोजन करना चाहिए। तो पहले का लिया हुआ भोजन जब जीर्ण हो जाए, जब वो उसका पाक हो जाए, पच जाए और भूख लगने लगे, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि अभी खा लिया और फिर 10 मिनट में कोई दे दिया तो वो भी खा लिया, फिर आधा घंटा में दे दिया तो वो भी खा लिया। हम करते हैं ऐसे जनरली। इसका निषेध है, पूर्णतः निषेध है। यानी एक बार आपने भोजन किया, उसका पूर्णतः पाचन होना चाहिए और उसके बाद स्वाभाविक रूप से जब आपको भूख लगे तो आप भोजन करिए। ठीक है। और अध्यसनम, विषमासः और समशनम, एतानि हेयानि, और 3 चीज की मनाही है। 3 चीज को बिल्कुल मना किया है। पहला क्या है? अध्यसन। अध्यसन नहीं होना चाहिए। अब आगे इसका डेफिनेशन देंगे वो अध्यसन क्या चीज है। तो अध्यसन नहीं होना चाहिए। विषमसन नाम है इसका, विषमसन, लेकिन विषमासः भी वही है, उसी का पुल्लिंग रूप है। विषमासः या विषमसन और समसन। समसन 3 चीज हुआ, अध्यसन, विषमसन और समसन। ये 3 चीज नहीं होना चाहिए, यानी 3 को आप इग्नोर करिए। ठीक है। ये 3 टर्म है आयुर्वेद का, अध्यसन, विषमसन और समसन। ये 3 का त्याग करना चाहिए। समसनम एतानि हेयानि, हेयानि मतलब त्याज्यानि, इन 3 का त्याग कीजिए। ठीक है। आगे देखिए, अब इसका डेफिनेशन है, पूर्वम भुक्ते अजीर्णे पुनः असनम ज्ञेयम अहितम अध्यसनम। अब अध्यसन का पहले का डेफिनेशन दे रहे हैं कि पूर्वे भुक्ते अजीर्णे, पहले का खाया हुआ यदि न पचे, पचा हो। अजीर्ण मतलब, जीर्ण का मतलब पच गया हो। अजीर्ण का मतलब नहीं अभी भी हमारी तबीयत खराब होती, कहते हैं भोजन अजीर्ण हो गया। अजीर्ण होने का मतलब नहीं पचा है। अजीर्ण होने का मतलब नहीं, जीर्ण होने का मतलब पच गया है। अजीर्ण का मतलब नहीं पचा। तो पूर्वम भुक्ते अजीर्ण, पहले का जो भोजन किया हुआ है वो यदि अजीर्ण है, अजीर्ण है का मतलब नहीं पचा है, यानी पहले का भोजन यदि नहीं पचा है तो पुनः असनम ज्ञेयम अहितम। पुनः असनम, असनम मतलब भोजनम, भोजन करना। तो फिर भोजन कर लेना क्या है? अहितकर है। यानी पहले का भोजन यदि नहीं पचा है तो दोबारा भोजन कर लेना अहितकर है। तो पहले का भोजन नहीं कर पचने पर भी यदि दोबारा भोजन कर लें और जो अहितकर है उसको कहते हैं अध्यसन। ठीक है। पहला टर्म जो है, नमस्ते, पहला टर्म जो है वो है अध्यसन। अध्यसन का डेफिनेशन पहली लाइन में दे दिया कि पूर्वम भुक्ते अजीर्ण पुनः असनम ज्ञेयम अहितम। पहले का भोजन
पहले का भोजन नहीं पचा हो फिर यदि भोजन कर लेना जो कि अहितकर है उसको अध्यसन कहते हैं। ठीक है, तो अध्यसन का हमेशा त्याग करना चाहिए। मतलब है कि पहले का जो भोजन किया हुआ है उसको ठीक से वो पच जाए, उसके पहले भोजन नहीं करना। तो इसका मतलब अध्यसन को इग्नोर करना, अध्यसन का त्याग करना। ठीक है। दूसरा है कि विषमासनंतु विषमम मात्रा कालादि भी प्रोक्तम। विषम का मतलब है कि जो प्रॉपर टाइम और प्रॉपर डाइट है ना, कितना भोजन करना चाहिए और किस समय करना चाहिए, जिसको कहते हैं ना इरेगुलरिटी, यानी आपके अनियमितता आ गई है। आज के समय में अधिकतर लोग क्या है, कब खाते हैं कब सोते हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। तो इसको कहते हैं विषमसन या विषमास, यानी कितना खाएं और किस समय खाएं। ये जो इरेगुलर जो आपका जो सारा सिस्टम हो जाता है इसको कहते हैं विषमसन या विषमास। इसका त्याग करना चाहिए, यानी आपको अनियमित नहीं होना चाहिए भोजन के मामले में। कितना खाना चाहिए ये तय होना चाहिए और किस समय खाना चाहिए ये तय होना चाहिए। तो विषमसन दूसरा ये हुआ। तो विषमासनंतु विषमम मात्रा कालादि भी प्रोक्तव्यम। ठीक है ना, विषम हो जाए, विषम मतलब मात्रा यानी कितना खाएं और किस समय खाएं ये विषम हो जाए, यानी ये रेगुलर ना रहे, इरेगुलर हो जाए। तो ये दूसरे तरह का है, इसका त्याग करना चाहिए। और समशनम इह तत्प्रोक्तम पथ्यापथ्यस्य यत् सांकर्यम। और क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इसका विचार करना जो छोड़ देता है उसको कहते हैं समसन। ठीक है, तो तीन चीज हो गई ना। एक हो गया कि पहले का भोजन किया हुआ हो वो अजीर्ण हो, वो ठीक से ना पचा हो फिर भी भोजन कर लेना, ये हो गया अभ्यसन। दूसरा हुआ कि इरेगुलर हो जाना, कितना खाना है और किस समय खाना है इसको जब आप कंट्रोल ना करें। तीसरा है कि पथ्य क्या है, मेरे शरीर के लिए उपयोगी क्या है और अनुपयोगी क्या है, इसका बिना विचार किए हुए भोजन करें। तो ये हुआ समसन। ठीक है, तो समसनम इह तत्प्रोक्तम पथ्यापथ्यस्य यत्र सांकर्यम। सांकर्य मतलब पथ्य और अपथ्य की जहां संकीर्णता हो जाए। संकीर्णता हो जाएगा मतलब आप उसको जहां वायलेट करने लगते हैं कि मेरे लिए, अब मैं जब से देखा हूं मैडम अपना पानी लाती हैं, मैंने आज तक देखा ही नहीं उनको बाहर पीते हुए, खाना अपना लाती है, कुछ भी हो जाए तो उससे क्या होता है, शरीर ठीक रहता है तो आप सुखी रहते हैं। और कहीं का पानी पी लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो इससे क्या होती है, धीरे धीरे समस्या होती है, तो हम दुखी होते हैं। तो ईटिंग आउट जो पूरा यहाँ पे भी फैशन बहुत जल्दी पकड़ रहा है, जो वेस्टर्न फैशन है, हैबिट है, ईटिंग आउट करते करते धीरे धीरे आउट ही हो जाते हैं, नहीं देखते हैं। वो नहीं करना चाहिए इन पे, क्योंकि अभी बताया ना कि आहार बहुत महत्वपूर्ण चीज है शरीर के लिए। आहार पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। आप अपने घर का खाइए ना, आपकी एक एक चीज होती है, सिलेक्टेड होती है, वो खाते हैं तो आपका अलग शरीर रहता है, अलग स्वभाव रहता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, मन पे भी ये प्रभाव डालता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो मन भी उससे आपका जो सात्विक राजस और तामस है, तो इसमें आपको सहायता मिलती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आहार पर ध्यान दें निश्चित रूप से। उसका भी मेरा एक कारण है, मैं खाना तो हमेशा बाहर का नहीं खाती, अपना ले जाती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाती थी तो एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, इन्फेक्शन हुआ,
मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं तो कहीं बाहर खाती नहीं हूँ, अपना खाना खाती हूँ। बोले पानी। मैंने कहा पानी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीती हूँ, तब डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में थी। तो उसने कहा सबसे ज्यादा इन्फेक्शन तो पानी से होता है। और दूसरा सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है बाहर खाने से, पनीर से, बाहर का पनीर खाते हैं। कच्चा नहीं खाना चाहिए। दैट इज वन बिगेस्ट माय डॉक्टर सेज सोर्स ऑफ जब से मैंने बाहर का पनीर खाना बंद कर दिया है तो इन्फेक्शन का फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गया इसमें। नॉट ओनली पनीर अजय, दूध, दही और सलाद। जैसे कभी हाँ। बाहर में खाती भी हूँ। सैलेड भी नहीं खाना चाहिए, शादी वगैरह में कभी नहीं खाना चाहिए। कुक्ड फूड में उतना नहीं होगा, कच्ची चीज। मुझे लगता है कि बाहर यदि खाएं भी और उसी समय गर्म गर्म खा लेना तो फिर भी आप बच जाए। चाय पी लीजिए। सैलेड तो कभी नहीं खाने चाहिए, शादी ब्याह। ठंडी चीज जल्दी नहीं खानी चाहिए, वो इन्फेक्शस हो जाता है। मैम जो पनीर की बात कर रहे हैं वो तो बाहर से ही ज्यादातर हम लेते हैं, घर पे तो नहीं बनाते। नहीं, नहीं, घर- पनीर भी घर में बनाते हैं, खैर बहुत अच्छा बनता है। लेकिन अगर बाहर से भी लेंगे तो आप ऐसी जगह, जैसे आजकल मदर डेयरी का आने लगा है, मदर डेयरी का बहुत बढ़िया बहुत पनीर अच्छा आता है। है। मतलब खुला पनीर जो बिकता है उसमें पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। तो कौन हाथ से छूते हैं, क्या सबसे बड़ी करते हैं, बात सब किस जगह। भाव से कोई खाना बना रहा है, बिल्कुल उससे बहुत बिल्कुल अंतर बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो तीन चीज। हाँ, गीता में कहा ना, युक्ताहार। युक्ताहार, उसी की आज आहार पे ही चर्चा कर रहे हैं हम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। तो पर तीन आपकी बात घर पे तो मानी नहीं जाती। मतलब अब वो तो अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, दूसरे को इम्पोज तो नहीं। दूसरे को मतलब उनको पता है लेकिन इम्पोज नहीं कर कल सकते। मुझे कह रहे थे मैं 30 रुपए की थाली खा के वो तो आया बाहर हूँ ही राजू खा- ढाबा उनको तो से। बाहर ही खाने में आनंद आता है। अच्छा, इसका भी एक साइकिल होता है। जैसे बचपन में मैं भी बाहर खाती, गुरुकुल से जब आए, गुरुकुल में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो बाहर खाने की बहुत मन चढ़ इच्छा होती गया। है। लेकिन जब समझ आ जाए तो फिर तो मतलब मुख्य बात वही है, जिस दिन समझ आ जाए उस जब दिन जागे से, तभी सवेरा। उस दिन से करेंगे वो तो। आजकल तो बचपन से ये- अभी तक वो इतने स्ट्रिक्ट उसमें रहे हैं ना, उनका, वो मेरा बेटा बोलता है उनका बचपन और वही कह रहे थे कि- यौवन अभी आया है, उनको कहते एंजॉय हैं, मैं enjoy कर रहा हूँ। वो कहता है, मेरा बेटा कहता है मम्मी उन्होंने कभी मतलब एंजॉय नहीं किया। तो क्या ये कहते हैं मैं अब बचपन एंजॉय से करना उनके शुरू ऊपर किया बहुत मैंने। जिम्मेदारी थी, तो कहता अब उनको एंजॉय करने दो। हाँ, ठीक खाने है। के बारे में मैंने अपना, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं जॉब में आई, इसमें कैंटीन में खाना, बाहर रेस्टोरेंट फ्रेंड्स के साथ जाना, तो क्रेविंग थी बाहर की। मैम अब क्रेविंग ही नहीं रही, बाहर का हाँ, खाना अच्छा ही नहीं लगता। तो जब समझ आ जाए कि अब हम पढ़ रहे हैं जैसे ये, और उसको देख भी रहे हैं कि बाहर खाते हैं तबीयत खराब होती है, फिर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो तीन चीज है ना अभी। ये कैसे पता चलता है भोजन पच गया पूरा? आपको भूख लगने लगेगी तो उसके साथ बोल दिया ना, यदि जो भोजन यदि जीर्ण हो जाए, जीर्ण का मतलब पच जाए, तो आपको शुद्धि कहते हैं ना, जो वो शब्द दे दिया ना, शुद्धि जातायाम, भूख लगने लगे। वो स्वाभाविक रूप से भूख लगने लगे। इसका मतलब है कि वो शरीर इंडिकेशन दे रहा है कि वो पहले का भोजन पच गया। और अभी क्या होता है ना, भूख नहीं लगती है फिर भी ऊपर से खा लेते हैं, फिर और खा लेते हैं। स्वाद के हाँ, तो वो ठीक नहीं है, वो शरीर के स्वाद लिए और ठीक। बोरियत हटाने के लिए प्रॉब्लम। हाँ, बट कई चीज। समटाइम्स ऐसे होता है, आपको भूख लगी, आपने 2 घंटे बाद तक क्लास ली, भूख लगी, आपके पास टाइम नहीं है खाने का, फिर तीसरे घंटे आपको लगती ही नहीं तो है, मर आपका भूख मन मर नहीं जाती करता। है ना, उसको कहते हैं भूख। वो तो अपने समय पर लगी, और जब ब्रेन बहुत काम करता है, ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए। ब्रेन सबसे ज्यादा एनर्जी हाँ, तो लेता है। पढ़ते समय जैसे मतलब खाने की इच्छा होती है, क्योंकि जितना आप दिमाग लगाएंगे उतनी भूख भी लगेगी। मैक्सिमम कैलोरीज तो ब्रेन कंज्यूम ब्रेन में करता ना, है। उसको एनर्जी शुगर चाहिए होती है। ऑक्सीजन सारा वहीं जाता है, ऑक्सीडेशन। कैलोरीज और ऑक्सीजन ब्रेन कंज्यूम्स द मैक्सिमम। ठीक है, तो तीन शब्द आए हमारे, अध्यसन, विषमसन और समसन। तो इन तीन चीजों का त्याग करना चाहिए। त्रिविध मिथ्याहारस्त्येव एष, कहती है तीन जो है इसका नाम दिया है मिथ्याहार। मिथ्याहार इसको कहते हैं, नहीं कि यदि आप यदि बिना पचे हुए भोजन करते हैं तो ये मिथ्याहार है। यदि आप कितना खाएं और कब खाएं, यदि इसका आप ध्यान नहीं रखते तो ये मिथ्याहार है। और पथ्य क्या है अपथ्य क्या है इसका विचार नहीं करते तो वो मिथ्याहार है। ये तीन मिथ्याहार है। इसका मतलब आप वास्तविक आहार ग्रहण नहीं कर रहे।
तो ग्रहण नहीं कर रहे तो आपके शरीर को जो पूरा इसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो इन चीजों का ध्यान देना है। इसलिए कहते हैं त्रिविधा मिथ्याहारस्त्वेष। ये 3 जो हमने बातें कही है ये मिथ्याहार है। मिथ्याहार नरे सर्वथा त्याज्य। व्यक्ति को इन 3 का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। अध्यसन, विषमसन और समसन, 3 चीज बताइए। बढ़े आगे। प्रायः यामानंतरमेव पुनः सर्वदा नरो अश्नीयात्। याम कहते हैं प्रहर को। 3 घंटे का एक प्रहर होता है। जैसे 24 घंटे हमारे हैं ना, तो 8 प्रहर होते हैं। तो 3 घंटे से पहले बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब एक बार आपने डाइट लिया तो कम से कम 3 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। ये कहते हैं प्रायः यामानंतरमेव पुनः सर्वदा नरः अश्नीयात्। यामानंतरमेव मतलब 3 घंटे के बाद ही व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। अश्नीयात् विधिलिंग के प्रथम पुरुष का एक वचन है अश्नीयात्। सामान्य रूप से आयुर्वेद में क्या है? उष्णम अश्नीयात्। ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए, हमेशा भोजन गर्म होना चाहिए। ठीक है, एक सामान्य वाक्य है उष्णम अश्नीयात्। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि यामानंतरमेव, यानी कम से कम 3 घंटे के बाद ही सर्वदा नरः अश्नीयात्। हमेशा व्यक्ति को 3 घंटे के बाद ही भोजन करना चाहिए। बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप। पहले 6 घंटे का आया था कि 6 घंटे? 6 घंटे तो आदर्श है। हाँ। लेकिन कम से कम मिनिमम यामानंतरमेव, मेव मतलब 3 घंटे के बाद ही, यानी 3 घंटे से पहले कोई गुंजाइश नहीं। एक बार आपने भोजन किया तो 3 घंटे से पहले एकदम ना करें भोजन। यदि करना उसके बाद आवश्यक है तो 3 घंटे के बाद ही करें। आई थिंक आपका जवाब मिल गया। 2 घंटे बाद भूख लगती है तो इस तरह से करिए कि 3 घंटे का भोजन जल्दी कर लें पहले, जिससे क्लास के इमीडिएटली बाद 3 घंटे हो जाए। हाँ, और नहीं अब कई जो विशेष है जैसे आर्मी वाले होते हैं जो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो उनका हो सकता है, लेकिन तब भी 3 घंटे तक तो रहता ही है एक डाइट आप लेते हैं। तो इसमें साइंटिफिक रीजन भी, वो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं बहुत सारी चीजें डाइजेशन के लिए। बिल्कुल, उनको बिल्कुल। कॉन्टिन्यूसली वर्क करना पड़ता रहेगा। वो क्वालिटी ऑफ सिक्रीशन जो है वो खराब हो जाएंगे। दूसरा के अंदर हवा को भी तो चलने के लिए वो चाहिए, अवकाश भी तो चाहिए। बिल्कुल। पूछते जाते हैं जो लोग, मतलब उसमें भोजन को मूव करने के लिए वो नहीं मिल रहा। दांत आपके ठीक रहते हैं, बार बार खाते रहेंगे हर समय तो दांत खराब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नियमानुसार खाएंगे, समय पर खाएंगे तो दांत भी आपके वो रहेंगे स्वस्थ। सारा बिल्कुल। इंडियन सिस्टम देखिए, पहले जॉइंट फैमिली रहती थी ना, तो ये सब बातें दादी से सबको पता चलती रहती थी। अब कोई बिल्कुल। बताने, अब तो सारा कुछ गूगल बता रहा है। तो वो तो सारा वेस्टर्न मॉडल है। वो कहते हैं गूगल कि तो आजकल वेस्टर्न 2-2 बताएगा ना, घंटे बाद इंडियन तो खाते हैं, बताएगा 2 नहीं। घंटे पे खाना चाहिए, ये भी कह रहे हो। इवन डाइटिशियंस कहते हैं क्योंकि वो 2 घंटे ठंडा बाद देश है। खाइए। देखिए ठंड में फिर भी भूख लगती है और हजम हो जाता है। हमारे देश में तो 9 महीने गर्मी रहती है। नहीं, डाइटिशियन क्या है? वेस्टर्न नॉलेज वाले। सारे वेस्टर्न। हम नहीं मानते उसको। सिंपल सी बात है, जरूरी थोड़ी है कि डाइटिशियन कोई बहुत वो है। आपके सामने टेक्स्ट है ना, वो तो अभी 200-300 साल से एलोपैथी है। ये तो 10,000 वर्ष से है। तो 500 साल पहले झाड़ियों से निकले हैं। जो ओरिजिनल यूएस सिटीजन अगर आप देखेंगे 500 साल पहले झाड़ियों से निकले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए आज वो लोग भी, अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन का सबसे ज्यादा खपत अमेरिका में, सबसे, भारत से कई गुना ज्यादा अमेरिका योग में का खपत सबसे ज्यादा प्रचार अमेरिका में है। तो वो तो जैसे उनको लाभ दिखेगा वो तुरंत शुरू कर देंगे लेना। हमारी ललक अभी भी वेस्टर्न के लिए है एकदम। जो कुछ भी हो, सही गलत सब अपनाना है। मेरे को तो लगता है अगले 100 साल में ना अमेरिका पूरा सनातन धर्मी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। इंडिया पूरा कंज्यूमरिस्ट Consumerist meditation। एकदम ठीक कह रहे क्योंकि सनातन धर्म ने
बचना तो है ये, मतलब इतना तो है ही सनातन, प्रोटेक्शन इसलिए- हो गया आ गया तो आगे भी निकलना ही है। निकलना तो है। जरूरी And it's नहीं based यहाँ की on- पॉपुलेशन हो सकता है यूएस और ऑस्ट्रेलिया और मोस्टली इंटेलेक्चुअल्स वहाँ आ गए ना, तो वो तो अडॉप्ट कर लेते वो हैं। adopt कर लेंगे। Plus जैसे it's based on उनको- nature, natural principles. So हमारे यहाँ छठे हुए लोग बचे हैं जो कहीं नहीं जा सकता वो भारत में रह गया यहाँ। तो कुछ ही लोग हैं जो अपने चॉइस से भारत में, आप नहीं देख तो उनको लीजिए, मोदी जी जब अमेरिका गए पहली बार 8 दिन उन्होंने मतलब दाना नहीं खाया और सारा दिन, अभी भी 18 घंटे काम करते काम हैं करते इस आयु में। तो उनके आहार का वो घर के वो तो खाते ही नहीं, बाहर कहीं नहीं खाते। खिचड़ी खाते हैं नहीं, ज्यादा। बाहर का लेने की जरूरत ही नहीं है ना जी। बाहर देखा यूट्यूब पे आके देख लो, फिर अपने घर में बना लो। बाहर की जरूरत, कल मेरा सैंडविच खाने का जी कर रहा था, मैंने कहा मुंबई, तो यूट्यूब पे देख लिया, अपने घर में बना के खा लिया जी। इसी पर एक आप पे जो जरूरत मोदी ही हैं, नहीं। शर्मा जी, जरूरत ही नहीं। अभी उन्होंने मतलब वो कोई मिलने गया था तो उसको दलिया खिलाया। हाँ। इतना अच्छा मुझे भी उसने दिया प्रसाद के तौर पर। वो हैं करीब 85 के होंगे, उनके गुरु जी हैं, 80 तो होंगे। मतलब प्रोफेसर बलदेव राज शर्मा जी। मैंने कल उनसे पूछा आपने दलिया कैसे बनाया था, इतना टेस्टी था, सूखा दलिया था बिल्कुल। कहते हैं मैंने यूट्यूब से सीखा वो रेसिपी, और बनाते हैं मतलब उनके हाथ में, आप तो खा हाँ, चुके हैं कई बार, हाँ। इतना स्वाद है उनके हाथ में, क्योंकि वो भक्त हो चुके हैं पूरी तरह फिर। बिल्कुल। लेकिन जो उनके घर जाएगा बना के, सब है उनके पास, 2 लोग हैं काम करने वाले, लेकिन खुद बना के खिलाते हैं। खाना खुद ही बना। भक्ति इतनी है, वो भी यही कह रहे थे कि जिस भाव से आप बनाते हो उसमें वो आता है, इसलिए आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये मैंने कहा तो यूट्यूब से वो रेसिपी सीख टेक्नोलॉजी का एप्रोप्रिएट यूसेज। एक तरफ इतने ज्यादा वो है मतलब विरक्त हर चीज से, लेकिन जो खाते हैं नियम कर खाते हैं, सात्विक, और उसमें सीख सीख के बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कम से कम 3 घंटे के बाद खाना भोजन होना चाहिए। कहते हैं प्राग स्नान न तो जर्नम, यदि आपने उससे पहले खा लिया बिना पचे हुए, जर्नम मतलब पचा हुआ, प्राग स्नान न तो जर्नम, यदि आपने बिना पचे हुए भोजन से पहले यानी 3 घंटे से पहले खा लिया तो बचे तो बलहानि स्यात्, तो बल का नुकसान होता है, बल की हानि होती है। और विलम्ब व्यसनात्, प्राग स्नान न तो जर्नम बल हानि स्यात् विलम्ब व्यसनात्। तो यदि आप उससे पहले खाते हैं और विलम्ब से खाते हैं, दोनों बात है कि एक तो है कि 3 घंटे से पहले खा लिया तो हजम नहीं और 6 घंटे के बाद भी नहीं खाया, तो बल की हानि। तो बल की हानि होगी। तो इसीलिए यूएस में वो चल रहा है फास्टिंग का एक नया तरीका कि 8 घंटे या 6 घंटे की विंडो में ही खाओ 24 घंटे में, उससे बॉडी की हेल्थ अच्छी रहती है। नहीं पता क्या क्या कब अच्छा तो उसको हर एक दे आर समय कॉलिंग बदलता है। एक वर्ड यूज कर रहे हैं वो कि आइडियली 4 या 6 घंटे की विंडो पीरियड में ही खाना खाओ। सारा खाना था हाँ। पूरे दिन का। हाँ, बाकी 18 घंटे मत खाओ। नहीं, यहाँ ऐसा आयुर्वेद में है कि 6 घंटे के बाद खाना चाहिए और 3 घंटे से पहले नहीं खाना चाहिए। साफ साफ है, यदि करेंगे तो बल का की हानि हो। और इसमें तो आगे शायद आएगा, या ये पहले सूर्योदय के समय खाना है, फिर सूर्यास्त से पहले, हाँ और बीच में 1-2 हाँ। तो 3 वही है ना, 2 पहर बिल्कुल। कहते ही 2 पहर हो गए उसमें, बिल्कुल दूसरे पहर में खाना है फिर शाम। बिल्कुल। तो दोनों बातें कह दी ना, 3 घंटे से पहले नहीं खाना है और 6 घंटे के बाद यदि नहीं खाएंगे तो बल की हानि होगी। लेकिन रात को तो क्या हाँ, ज्यादा नहीं रात हो, को तो होगा ही। नहीं, रात को तो सोना है ना, तो शयन का समय। भाई 7-8 बजे खा ली, फिर सुबह 9-10। फिर आपकी बॉडी रेस्ट में है तो उसकी Assimilation। कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ब्रेन काम नहीं, ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, बिल्कुल। बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बिल्कुल और- एसिमिलेशन अच्छा होता है। हाँ, जो फूड से जो महीन पार्टिकल जो भी चीजें निकलती हैं, रस, प्रोटीन, विटामिन, वो उसमें है ना, बृहदारण्यक में है कि मांडू- अन्न के 3 भाग होते हैं। छांदोग्य में। छांदोग्य में कि छांदोग्य। सबसे अन्न जो हम खाते हैं उसके 3 प्रकार है ना, जो सबसे स्थूल है। मांडूक्य में भी जो स्वप्नावस्था है वो स्थूल भूख है। नहीं, यहाँ पे तो अन्न की बात बताइए, 3 प्रकार का वो है। जो स्थूल है वो तो मतलब
वो मल के रूप में निकल जाता है, और जो मध्यम भाग है वो रक्त बनता है शायद, नहीं वो बन जाता है मांस। मांस। और जो और अनिष्ठम, जो सबसे सूक्ष्मतम है वो मन बनता है। बनता है। जो ये तो अनिष्ठम छांदोग्य तन छांदोग्य में। तो ठीक है ना, ये हमारा विधान है, वो उनका जो भी विधान हो, उनका तो अभी है तो 5 साल में फिर बदल जाएगा, हाँ, वो तो होती रहती उनका बदलता रहता है। तो 3 घंटे पहले यदि आप खाते हैं और 6 घंटे के बाद विलंब से खाते हैं तो बल की हानि होती है। इसीलिए 3 घंटे से पहले नहीं खाना चाहिए और 6 घंटे पे खाना आदर्श। बिल्कुल। अब कहते हैं कैसे आप इसको आहार को मैनेज करेंगे, तो कहते हैं 2 भागा वन्ने न, 2 भागो प्लस अन्य न भागा वन्ने न। ठीक है, भागो प्लस अन्य न, ये अयादि संधि है। भागो अन्य न भागा वन्ने न, अब हो जाता है ना। ए का आय, ओ का अब, ऐ का आय और औ का आव, ये अयादि संधि है। तो कहते हैं 2 भागा वन्ने न द्रवतस्त्वेकम प्रपूरयेत उदरे। कहते हैं 2 भाग अन्न होना चाहिए और 1 भाग लिक्विड। और 1 भाग लिक्विड। ठीक है, 1 भाग लिक्विड। लिक्विड की डेफिनेशन वो क्या बोलेंगे, जैसे सूप ले रहे हैं, अगर दाल का सूप लिया मान लीजिए, हाँ। तो अन्न में आएगा लिक्विड में आएगा वो? नहीं, सामान्य रूप से तो ये है ना कि जो लिक्विड जिसको कहते हैं 1 भाग फ्रूट होना चाहिए, सामान्य रूप से जो आगे इसमें और बताया है। जैसे 2 भाग जो है ना वो बिल्कुल अन्न होना चाहिए और 1 भाग होना चाहिए फ्रूट और 1 भाग छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है फ्रूट में लिक्विड आ जाता होगा क्या। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, बस मैं पहुँच के आपसे बात करूँ। जी 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 जी, नमस्कार। वैसे भी गीता में भी शंकराचार्य जी का है ना कि 2 भाग अन्न होना चाहिए, 1 भाग जल, जल मतलब द्रव में ले लिया, और 1 भाग खाली रिक्त होना चाहिए। उसमें तभी तो हजम हाँ। करने चलने के लिए उसको। तो 2 भाग ठोस, 1 भाग द्रव लिक्विड और 1 भाग खाली गैस। ये यहाँ भी वही बताया है कि 2 भागा वन्ने न द्रवतस्त्वेकम प्रपूरयेत उद जठरे। 2 भाग अन्न का और 1 भाग द्रव यानी तरल हो, लिक्विड हो। अब लिक्विड में कोई जूस भी ले सकता है और कोई पानी भी ले सकता है, इस तरह से। और 1 भाग रिक्तस्त्वेकः स्थाप्य दोषानाम क्या है, समज्ञ ना सम्यक गमनाय, ऐसे ही है। नहीं, सम्यक आय, आय मतलब गमन ही होता है। अयन भी गमन ही है। आय गतो धातु है, आय गतो धातु है। तो कहते हैं ना कि जो 1 भाग रिक्त रहना चाहिए, स्थाप्य, क्या तो दोषों के गमन के लिए। दोष जो है ना, दोष मतलब कफ पित्त वायु, वात पित्त कफ इत्यादि, दोष के लिए रिक्त रखना चाहिए कि वो अपना मूवमेंट करे उसमें जो करना है उसको। यहाँ पे शब्दावली में वही है कि दोष के अंदर जो कुछ भी है वो अपना फंक्शन करे, वो कार्य करे, इसके लिए 1 भाग रिक्त रखना है। और कई जगह आपको मिलेगा कि 1 भाग जो है वो वायु के लिए रिक्त रहे, या जो गैसियस फॉर्म, जैसा मैडम ने कहा, ये ठीक है। तो 2 भागा बनने में अयादि संधि है, और द्रवतस्त्वेकम में तस प्लस 2 प्लस एकम,
तो द्रवतस्त्वेकम, और प्रपूरयेत जठरे, तो प्रपूरयेत जठरे, ये तो का जौ हो गया क्योंकि आगे जौ है, तो प्रपूरयेत जठरे, प्रपूरयेत मतलब पूरा करना चाहिए। और रिक्तस्त्वेकः स्थाप्यः, रिक्तः प्लस 2 प्लस 1, रिक्तस्त्वेकः स्थाप्यः, स्थापित करना चाहिए। दोषानाम सम्यक अयनाय, दोषों में जो कुछ है कफ पित्त वायु, विशेष रूप से वायु की चर्चा काफी होती है, तो उसके लिए एक, अब निश्चित है ना कि जिह्वा को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक भाग आपका खाली है तो मन भी करेगा कि खा ही लेते हैं, लेकिन उतना रिक्त रखना जरूरी है, ये बताया है। आगे अब ये और भी इंपॉर्टेंट है, अगला जो श्लोक है कि तक्रांतस्त्वाहारो, जो दिवसे, दिन में तक्रांत भोजन होना चाहिए, आहार होना चाहिए, यानी दिन में भोजन के बाद आपको तक्र मतलब छाछ का जरूर सेवन करना चाहिए। छाछ का तो आयुर्वेद में बहुत गुण है, यानी भोजन के बाद छाछ, या कई लोग अपना दही खाते हैं, लेकिन तक्र मतलब वही मट्ठा, छाछ नहीं, जिसमें से वो निकल चुका है मक्खन निकाल लिया, जिस दही मक्खन निकाल के जो वो रहता है ना उसका, वो छाछ जो है भोजन के बाद, दिन में, दिन के भोजन के बाद, दिन के भोजन के बाद, लंच में, और लंच में, शाम को तुम ये तो आयुर्वेद का बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये यदि कोई इतना प्रयोग करे जीवन में तो भी वो स्वस्थ रहे। एक व्यक्ति हैं, he is 96 years old, और वो रोज वो कहती है उनकी बेटी कि वो सर्दी दिसंबर में मैं जबरदस्ती बंद कराती हूँ, नहीं तो वो दिसंबर में भी पीने को तो छाछ ही पीते हैं वो रोज। छाछ सर्दियों में भी पी सकते हैं, वो तो पीते हैं, 96 साल के हैं, और अभी भोजन के, दिन के भोजन के अंत में, माने दिन का भोजन तक्र से ही अंत करना चाहिए। 12 महीने पी सकते हैं। हाँ जी, दही नहीं है ये छाछ। अच्छा, रात्रौ सएव दुग्धांत, रात के लिए दूध। हाँ वही तो कह रहा हूँ। तक्रांतस्त्वाहारो, दिवसे, दिन में तक्रांत आहार होना चाहिए। तक्रांत मतलब तक्र से अंत होना चाहिए आहार। आहार के अंत में तक्र जरूर लेना चाहिए, छाछ जरूर लेना चाहिए। रात्रौ सएव दुग्धांतः, रात में आहार दुग्धांत होना चाहिए, यानी आप सोने से पहले दूध जरूर पिए, ठीक है। और प्रत्युषे जलपानम मनुजम, और सुबह में उषा काल में सूर्योदय से ठीक पहले जल का पान करना चाहिए, ठीक है। तो सुबह उठते ही जल का पान, सूर्योदय से पहले, प्रत्युषे मतलब उषा काल, उसको उषा पान भी कहते हैं। हाँ, उषा काल, तो उषा काल में जल का पान, दिन में भोजन के साथ तक्र, रात में भोजन के बाद दुग्ध। तो प्रत्युषे जलपानम मनुजम रक्षेत सदा स्वास्थ्यम, मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहेगा यदि इन 3 चीजों का पालन करे। नेचुरोपैथी में दूध को वर्जित करते हैं। नेचुरोपैथी तो अभी फिर वो क्या क्या कर देते अभी हैं, और रिसर्च करेगा ना तो पता चले। बाद में कहते हैं 50 साल लगेगा कि यही ठीक है, तब तक 50 साल तो 2 जनरेशन बीत गया। इनिशियल एक्चुअली ना ये जो आयुर्वेद है ये तो टेस्टेड एंड ट्राइड सिस्टम, ट्राइड है बिल्कुल, वो सब अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। और आप करें इसका सेवन तो आपको सद्य लाभ दिखेगा। तो मिल्क मैंने तो बंद कर दिया, 15 साल से मैं नहीं पीता हूँ। पहले मैंने भी कर दिया था, अब तो मैं पीती हूँ, हल्दी डाल के कच्ची पीना चाहिए, इससे आपके ना देखिए रोज रात को पीती हूँ। आपके बॉडी में ना कच्ची हल्दी है, हाँ, उसको वो सारा जो उसको पीस के हड्डी थोड़ा है सा, वो तो बहुत कैल्शियम, बहुत आराम, मतलब घुटने में दर्द, दांत किसी ने वगैरह बताया। है जितने हैं आप पीजिए, दूध थोड़ा भी पिए तो आपका ये सब स्ट्रांग रहेगा, जल्दी फ्रैक्चर नहीं होगा। थोड़ी सी जैसे दूध जो नहीं पीता है ना, थोड़ा सा चोट लगे वो तुरंत फ्रैक्चर कर दे। पहले मुझे सबसे भी बड़ी हजम चीज नहीं है होता था। कि आपका जो जैसे दूध जो डेली पीता है ना उसकी हड्डी जल्दी टूटती नहीं, नहीं, डॉक्टर ने इसीलिए बताया कि दांत आपके चमकते रहेंगे, क्योंकि उसको कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में मिलता है ना, ठीक है। एकदम वो जो गांठ बिल्कुल वाली हड्डी टेस्टेड आती है। है, उसको जरा सा जरा सा घिस दिया उसी दूध में, थोड़ी सी इलायची डाल दीजिए, अच्छा।
मैम वो 12 महीने मिलती है हल्दी। वो मिलती है 12 महीने। आजकल थोड़ी ताजी मिलती है, गर्मी में सूखी सूखी मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है, दूध का थोड़ा ना दर्द बहुत एंटीसेप्टिक जरूरी होती है, दर्द से आपको दूध रात में पीने से नींद भी गाढ़ी आए, वो नींद कारक कई साल बीच में दूध छोड़ दिया था, पेट पे सब दृष्टि से ठीक है। इसीलिए कहा तक्रांत दिवस का आहार होना चाहिए, सुबह उषापान, दुग्धांत रात्रि का आहार होना चाहिए, तक्रांत दुग्धांत, दुग्धांत रात्रि का आहार, और सुबह में प्रत्युष काल में पानी। जल पान करें, उसमें हल्का सा यदि उष्ण हो, हल्का उष्ण कदुष्ण जो कहते हैं, वो सबसे ज्यादा लाभदायक। ठीक है, प्रत्युषे जलपानम मनुजम रक्षेत सदा स्वास्थ्यम स्वस्थम। और ये प्रत्युष उषा काल कौन सा होता है? सनराइज, सूर्योदय से ठीक पहले, थोड़ा सा पहले। लाल लाल जब होता है, उषा मतलब लालिमा जब छाई। उषा का मतलब सूर्योदय से पहले जो ब्राह्म मुहूर्त है ना, उसमें उषा काल भी मान लीजिए। ठीक। सूर्योदय से पहले का जो एक प्रहर होता है ना, वो ब्राह्म मुहूर्त। 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, 2 घड़ी होता है, 2 घड़ी 48 मिनट पहले, 48 मिनट पहले, 48 मिनट। 48 मिनट पहले जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें जो काम करेंगे अच्छा ही होगा। वो वेरी गुड। हाँ। नहीं, वो तो पहले उठना ही सुबह सुबह होता था। उतना ही काफी है, क्योंकि उस समय वैसे भी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीजन अपने हाईएस्ट लेवल पे है, हाँ, याद होता था। याद हो सब कुछ। बड़ा हुआ। तो कहते हैं ना कि ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उस समय ऑक्सीजन पूरा रहता है, तो आप जो याद करेंगे तो याद ही हो जाएगा सब कुछ। याद होता है। बिल्कुल। अगला देखिए, इसीलिए तो आजकल सब भूलते रहते हैं, कोई सुबह मासा कफ पित्त करा दध्यपि कफ पित्त कोपनम कुरुते। मासा, मासा जो है ना, मछली। नहीं, अच्छा। मासा मतलब होता है उड़द, जो काली काली दाल होती है ना, जो खिचड़ी के दिन हाँ, की जाती है। उसको कहते हैं ब्लैक ग्राम कहते हैं शायद, कुछ ऐसे। तो मासा जो होता है ना, ब्लैक जो होता है, ब्लैक लेंटिल है। हाँ, कफ पित्त करा कहते हैं। मासा जो होता है ना, वो कफ कारक और पित्त कारक होता है। कफ कारक और पित्त कारक, कफ पित्त वायु है ना, कफ पित्त करा दध्यपि कफ पित्त कोपनम कुरुते। दही भी कफ कारक और पित्त कारक होता है। आयुर्वेद वाले दही मना कर रहे हैं। दही कम खाने का कहते हैं, क्योंकि दही क्या होता है ना, वो आगे दे रहे हैं कि दही जो होता है वो ब्लॉकेज करता है, कफ बढ़ाता है। मतलब जैसे वेन्स हमारे हैं ना, उसको ब्लॉक करता है। इसीलिए रात में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो आपके ना अंदर के सिस्टम को ही ब्लॉक करता है। बरसात में भी नहीं खाना। इसीलिए आप देखते हैं ना, रात में दही खाने से कई बार आपको ना जैसे लगेगा कि सब कुछ बंद हो गया अंदर में। मैंने उसको सबसे कहते हैं ना अच्छा कि आपने दधि स्यंदन करम। स्यंदन करम का मतलब ना, वो आपको वो ब्लॉकेज करता है। शादी में चाट पापड़ी मैंने खानी बंद कर दी, आपने जब पहले भी बोला था। तो माशा कफ पित्त कराह, कफ और पित्त कारक होता है। दध्यपि कफ पित्त कोपनम कुरुते। और मत्स्या कफ पित्त करा, मछली भी कफ कारक और पित्त कारक है। मत्स्य है। मत्स्य, मछली भी कफ कारक और पित्त कारक है। अच्छा, गिरीश जी नहीं बैठे हैं। हाँ, दही भी कफ नहीं, इसीलिए उनको हमेशा कफ रहता है। रहता है? वो जैसे देखेंगे ना, वो खांसते ही रहेंगे हल्का हल्का, वो खाते हैं ज्यादा ना। मत्स्या कफ पित्त करा और वृंताकम श्लेष्म पित्त करम। अब वृंताक मतलब हाँ हाँ खाते हैं। यही नहीं, ये खाना छोड़ चुके हैं। हाँ। यही सात्विक बचे। वृंताक मतलब बैगन। अच्छा, वृंताक मतलब बैगन। तो होता है ना उसका वो हाँ, कारक। तो बैगन जो होता है वो भी कफ और पित्त कारक होता है। बैगन खाएंगे तो कफ कारक है, पित्त कारक। तो 4 चीजों के बारे में बताया है कि इसका ध्यान रखें, ये इसका प्रकृति है। एक है माशा, दूसरा हुआ दही, तीसरा है मछली और चौथा है बैगन।
ये 4 चीजें जो होती है वो कफ और पित्त कारक होती है। ठीक है। अगला है कि दधि रात्रो न कदाचित, रात में कभी भी दही नहीं खाना है। आजकल सब खाते हैं। रात में दही नहीं खाना। क्यों? स्यंद करम धीमताम असने ग्राह्यम। तो स्यंद करम का मतलब वो ब्लॉकेज करता है। उसका अर्थ जो दिया है वो है कि जो ब्लॉकेज करता है, यानी आपके जो जितने वेन्स हैं उसको वो रोक देता है। तो स्यंद करम शुरू में ही दे दिया कि दधि रात्रो न कदाचित। न कदाचित के आगे श्रीमताम असने ग्राह्यम। असने में जो बुद्धिमान लोग हैं, जो श्रीमान लोग हैं, उनके भोजन में दही नहीं आना चाहिए, नहीं लेना चाहिए दही। क्यों? क्योंकि वो स्यंद कारक है, स्यंद कारक है, यानी वो ब्लॉकेज करता है। नोष्णम नामलम नैमित्त काले नैमित्त काले, पित्त प्रकृति भीष्ट नहीं पैतिक काले है ना? पैतृक काल हाँ। नोष्णम नामलम पैतिक काले पित्त प्रकृति भीष्ट। जब पित्त बढ़ा हो तो पित्त जो पित्त बढ़ा हो ना, जब आपका पित्त बढ़ा हो तो न तो गर्म खाना चाहिए और न खट्टा खाना चाहिए। जब आपका पित्त बढ़ जाए तो न तो गर्म खाना चाहिए न खट्टा खाना पित्त चाहिए। बढ़ना मतलब एसिडिटी हो जाए। एसिडिटी हो जाए, गर्म और खट्टा। गर्म मतलब मसाले वगैरह। शरीर में गर्मी जैसा प्रतीत हो, हॉट नहीं खाना, तो उस समय न तो उष्ण खाना चाहिए ना खट्टा। न खट्टा खाना चाहिए। ठीक है। एलोपैथी में तो खाने पीने के बारे में कुछ है ही कुछ नहीं है, जो मर्जी है खाइए, ये दवाई खा वहाँ लीजिए। पे है ही नहीं। पथ्य की बात कोई नहीं। उनका सिस्टम अलग है। चाइनीज सिविलाइजेशन में है, नहीं, वो तो एशिया में तो सब जगह है। क्योंकि वहाँ जैसे पित्त को बढ़ा, तिब्बतन मेडिसिन में है, चाइनीज में है, एशियन में है। इसे वहाँ पित्त को बढ़ाने के लिए हॉट एंड सॉर सूप लिया जाता है। तो ये उल्टा है यहाँ पर, हॉट एंड सॉर से फिर वो बढ़ेगा। बढ़ाने के लिए ना, हाँ, तो वही तो बढ़ाने कह के रहे हैं लिए। जिनका बढ़ा हो बढ़ा हुआ उनको ना लेना खाएं। ना चाहिए। ले हम यहाँ पे एक 66 में आया है, मछली के बारे में। मछली का कौन पित्त करती है, तो बहुत सारे लोग तो मछली रोज खाते हैं। वही तो मैंने नाम लिया, हमारे कलीग है ना, ये भी झा है, ये रामनाथ झा है, वो गिरीश नाथ झा है। तो अभी तक जब तक मैं थी वहाँ हमारे डिपार्टमेंट में वही थे एक जो मतलब निरामिष भोजी थे, सामिष हाँ। भोजी। हाँ। तो फिर मैम वो उनके लिए अगर उनको ये पढ़ाया जाए तो वो तो कहेंगे नहीं, हमें तो कुछ हाँ, नहीं तो वो होगा। नहीं मानते ना, वो तो खाते हैं। वो तो कहते हैं वो कल्चर है मेरा, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। जबकि दोनों एक ही उससे आ रहे हैं प्रांत से, लेकिन शायद दो अलग, वो बंगाल के बॉर्डर पर है उनका। हाँ। अब आगे अगले जो श्लोक है उसमें कहते हैं ठीक है दही खाना हो तो कैसे खाना है ये बताए। सामान्य वाक्य तो हो गया कि दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये रात में, क्योंकि ये समस्या है, वो स्यंदकर होता है। कहते हैं आयुर्वेद कहता है दही और खीरा साथ नहीं। अब आजकल खीरे का रायता बना है, हाँ, खीरे का रहता, नहीं खाना चाहिए आयुर्वेद में। और सबसे ज्यादा पंजाबी में। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, पंजाबी में। नहीं, सभी खाते हैं आजकल, नया फैशन। उन पंजाबी का 2 चीज एकदम फेमस है। आपका पराठा किसी का भी बन सकता नहीं, है। ये जो माश आपने कहा है ना, माश पंजाबी में माँ कहते हैं। माँ की दाल। हाँ, माँ की दाल। माँ दी दाल। पंजाबी में क्या होता है, मेरी पत्नी है ना इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उसमें पराठा किसी का भी बन सकता हाँ, है, वही तो। चावल का भी, हाँ बिल्कुल। कि कुछ भी हो उसको डाल सब्जी दीजिए। का भी, दाल का भी। और रायता किसी का भी बन सकता है, कुछ भी वो डाल दीजिए उसको। आपको कोई पता नहीं कि इसका क्या असर है, जैसे संयोग हो रहा है एक दूसरे का, संयोग का कोई लेना देना नहीं। तो ये बात है। अभी कहीं मैंने पढ़ा है कि नहीं मिला। अच्छा, पहले ना चावल बच गया तो चावल का पराठा, ये का तो जीवन में हमने नहीं सुना था। तो बनाते हैं उसमें खूब मसाले डाल के, वही तो, प्याज लहसुन। गाजर का पराठा, हाँ, मटर का बताइए, पराठा। मटर का पराठा। तो हम लोग उधर तो इसका प्रचलन ही नहीं है हमारी तरफ। और कुछ भी खा ले पराठे के बिना पेट नहीं। पेट नहीं भरता। तो ये है।
असल में उधर के लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते थे ना, तो इसलिए उनको जरूरत होती थी। और हमारी तरफ ज्यादा लोग दार्शनिक है, उनको एक दिन का भोजन यदि है घर में तो कहते कल का कल देखेंगे, आज तो ठीक है। तो आलसी टाइप के लोग हैं, तो सारा दर्शन का विकास हो गया। ये आगे अब कहते हैं दही के बारे में कि दही कब खाना चाहिए, कैसे खाएं। यदि आपको खाना है तो वो कैसे वो सुखदायी होगा, इसके लिए कह रहे हैं कि कफ जे समुद्र सूपम, समुद्र सूप को कहते हैं ना मूंग की दाल का सूप जो है। तो मूंग की दाल का पानी यदि आप दही में मिला देते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक हो जाता है। की दाल शोषक होती है ना, वो सुखा देगी, सुखा देती है। तो वो कहते हैं समुद्र सूपम, मुद्ग मतलब मूंग की दाल। तो मूंग की दाल के साथ यदि दही खाते हैं तो वो लाभदायक होता है। मूंग की दाल के बड़े बना। हाँ, दूसरा है कि शक क्षौद्रम, क्षुद्र कहते हैं मधुमक्खी को, और क्षौद्र बन गया शहद, ठीक है ना। क्षौद्र जो है वो कहते हैं शहद का नाम है। तो आप शहद मिलाकर यदि दही खाते हैं तो वो लाभदायक है। सक्षौद्रम, हाँ, सक्षौद्रम मतलब क्षौद्रम सहितम, स मतलब सहित। तो शहद के सहित यदि दही खाएं तो वो लाभदायक है। मूंग के सूप या मूंग के जो पानी है दाल का, उसके साथ यदि दही खाएं तो वो लाभदायक है। और ये तो हुआ जो कफ कारक जिसकी प्रकृति है, यानी जो कफ जिसका है वो यदि ऐसा करेगा तो वो दही भी उसको लाभ पहुंचाएगा, ये बात। और पैतिके च सामलकम, जिसका पित्त प्रधान है, वो यदि आंवला के रस के साथ दही मिला के खाए तो वो उसके लिए लाभदायक, ठीक है ना। तो दो बात हो गई, जो कफ जिसका है वो ये करे, मूंग की दाल का पानी और या फिर शहद, और जिसका पित्त प्रधान है वो फिर आंवले के रस के साथ दही का सेवन करे। और घृत शर्करा समेतम वाते दधिगृहताम सुखदम, जिसका वात प्रधान हो वो घी और शर्करा, घी और शक्कर मिला के यदि दही खाए, हाँ, तो वो जो वात जिसका प्रधान है उसके लिए लाभदायक है। तो ये तीन चीज दिया है, वाते दधि गृह्यताम सुखदम, यदि ऐसा आप दही का सेवन करते हैं तो वो सुखदाई है, अदरवाइज दुखदाई है। ये साफ तो आप देख लें कि आपका कफ प्रधान है या कफ प्रधान वालों का मूंग वाला, हाँ, मूंग की दाल का पानी और शहद, ये है कफ वालों के लिए। और कईयों का तो मिक्स होता है, जैसे मैंने उस दिन अपने वैद्य जी से पूछा प्रकृति क्या, बोले वात पित्त प्रधान। तो वात पित्त प्रधान है तो या तो आप आंवला के रस का को मिलाएं या इधर मिलाएं जो शर्करा और वो घी, वो ज्यादा। तो पता कैसे चलता है कफ प्रधान है पित्त तो प्रधान पता चलता रहता है, वैद्य तो नाड़ी पकड़ के आपकी बता देगा कि ये प्रधान है। और कफ प्रधान रहेगा तो कफ ही ज्यादा होगा, मैं उनको बुलाऊंगी। पित्त प्रधान है तो गर्मी ही ज्यादा रहेगी देह में, और वात प्रधान है तो गैसियस रहेगा, बिना कुछ बताए तो वो पता चल जाएगा आपको कि ये वो ज्यादा रहेगा आपके साथ। वैसे ऐसा भी होता है ना, जो सर्दी में पैदा होते हैं उनको कफ प्रधान होता है, जो गर्मी में होता है उनको ऐसा भी कुछ बताते हैं, ऐसा भी कुछ वो आपको पता अपने आप चल जाएगा, या फिर वैद्य तो बता देंगे नारी के बाद ना उनका लेक्चर रखवाएंगे वैद्य जी का, वो हाँ। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान, बिल्कुल। वो कह रहे थे मैं यही बताऊंगा कब क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, हाँ बिल्कुल। परीक्षा से पहले रखवा लो। पहले तो अभी टाइम भी नहीं है, अब तो आपकी परीक्षा आई है। ठीक है, तो ये तो हो गया दही कैसे खाएं, इसका हो गया। अब 2 ही श्लोक बचे हैं। शक्कर से अधिक चीनी है कि गुड़ वाली शक्कर?
नहीं, शक्कर तो हमारे यहाँ अपने बनाते थे वो है, गुड़ वाली ये चीनी तो ये है ही नहीं। खांड खांड। हाँ हाँ, या तो गुड़ मिला है, गुड़ फिर उससे अच्छा, इस चीनी से तो अच्छा। ये तो मशीनों में तो मशीन वाली चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या क्या मिलाते हैं उसमें, क्या क्या साफ करते हैं, करते और हैं, क्या। और सफेद वाली चीनी। अब क्या क्या खाना चाहिए इसको बता रहे हैं, ठीक है। क्या भोजन में क्या क्या चीज होनी चाहिए ये बता रहे हैं। पहले कहते हैं शालीन मतलब चावल, और दूसरा है षष्टिक भी चावल ही है, चावल का दूसरा रूप। किस्म है चावल। हाँ, चावल का किस्म। ये बिहार में लिखा गया। हाँ, षष्ठी। शालीन, शाली कहते हैं ना, शाली मतलब चावल। सूत्र है रामनाथ जी पढ़ेंगे। हाँ षष्ठी का षष्ठी रात्रि। है, हाँ उसे प्रत्यय लगता है। हाँ मैंने देखा षष्ठी था। रात्रि नहीं ना तो बच्चे ये को- ग्रंथ तो बिहार में तो नहीं लिखा गया क्योंकि आप लोग चावल जरूर खाते हैं। चावल उधर बारिश बहुत होती है ना, तो इसलिए चावल प्रधान है। चावल की वैरायटी। और पंजाब और राजस्थान तरफ बारिश कम होती है, मध्य प्रदेश। तो इधर दूसरा अन्न जो है वो ज्यादा गेहूं, प्रधान। बाजरा। हाँ, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका प्रकृति उसी अन्न के साथ जुड़ा हुआ है। अब बिहार का आदमी यदि चावल नहीं खाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने भोजन किया है। और जो इधर के लोग हैं वो तो 2-4 महीने पे कभी खाते हैं, या महीना पे कभी खाया, शौक तो के। खाते थोड़ी ना सूंघते हैं बस। पास में प्लेट में ले लिया बस 2 चम्मच खा लिया। मतलब वो वैसे, उनको जब तक रोटी नहीं खाते तब तक उनको नहीं पता चलता कि भोजन तो किया, चावल मना करते हैं, हमको चावल मना करते हैं। क्योंकि वो प्रकृति नहीं है ना। इसीलिए। और हम लोगों की प्रकृति वही है, चावल वाली प्रकृति। हाँ, जो- अब तो महाराष्ट्र में शालीन, लोग चावल का ही रोटी बना के खाते हैं। हाँ, षष्टिक, मुदगान का मतलब दाल में सबसे ज्यादा महत्व मूंग की दाल का है। धुली मूंग। धुली हुई नहीं, छिलके वाली। छिलके वाली मूंग। अच्छी वही मानी। हाँ, धुली हुई नहीं, छिलके वाली। पहले तो धुली हुई होती भी नहीं थी ना, ये चीज कोई भी आयुर्वेद में पहले धुली हुई नहीं होती थी। जो लोग उसको हाफ कर देते थे वो भी छिलका वाला ही होता। चक्की में पीसते थे। हाँ, ये अब नया चला है कि छिलका हटा के और फिर उसको फिर पॉलिश उसमें करके फिर फाइबर हम तो ला। बचता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चावल 2 तरह का बताया है, और उसके साथ मुदगान मतलब दाल, मूंग की दाल सबसे प्रधान। और उसके बाद कहते हैं कि प्रत्यग्र फलान का मतलब ताजा फल। प्रत्यग्र कहते हैं उसी ताजा, समय तोड़ा गया। उसी समय तोड़ा गया। तो प्रत्यग्र फल, ताजा फल। उसके बाद सैंधवंच, सैंधव नमक का प्रयोग बहुत बताया है। लाहौरी नमक। हाँ, कि सैंधव नमक जो है, सैंधा नमक, उसका प्रयोग जरूर करें। वो कई चीजों के लिए बहुत लाभदायक नमक है। भी मशीन वाला। हाँ, अब तो देख रही है ना, ये है, लेकिन आयुर्वेद में तो सेंधा नमक का बहुत महत्व है। और यवान, यव का भी प्रयोग करें। जौ का प्रयोग करें, वो भी काफी लाभदायक है। उसके बाद पयः, दूध लेना बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा माना गया है। दही लेना है इन शर्तों के साथ, तो दूध जरूर होना चाहिए। और उसके बाद दिया है कि आंतरिक्ष मुदकम, कहते हैं बारिश का पानी पीना बहुत लाभप्रद है। अब नहीं, लेकिन यहाँ साफ लिखा है कि जब बारिश हो, उसको तो डिस्टिल्ड वाटर जैसा माना है, शुद्ध। तो बारिश का जल भी जब प्राप्त हो, यानी जब बारिश हो रही हो, अब शुरू में तो नहीं, लेकिन थोड़ा बारिश हो जाए तो फिर वो डिस्टिल्ड Pollution वाटर निकल की तरह, जाएगा। हाँ बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर की तरह वो काम करता है। तो वो दिया है। उसके बाद सर्पिस मतलब घी का प्रयोग होना चाहिए। और मधु मतलब शहद का प्रयोग होना चाहिए। तो अभ्यसेत पुरुष, व्यक्ति को इन सारी चीजों का भोजन में प्रयोग करना चाहिए। ये ध्यान रखें, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं आपके भोजन में शामिल रहे। अब कैसे शामिल हर भोजन करें? में। हाँ, हर भोजन में। नहीं, वो तो अब बताया है ना कि रात में दूध पिए, तो इस समय ये खाएं, इस समय ये खाएं। तो दिन में जब भी खाते हैं ऑल दिस शुड
मतलब पूरे दिन के डाइट में ये सारी चीज कहीं न कहीं रहना चाहिए, ये बताया है। ये एक अच्छे डाइट के रूप में आयुर्वेद में इसको रखा गया है। और क्या क्या अब नहीं खाना है, तो यहाँ गेहूं के लिए सर नहीं है, रोटी के लिए? वही तो मैं कह रही हूँ, बिहार में लिखा है। नहीं पता कहाँ लिखा है। नहीं, रोटी खाओ, रोटी आप साली में मान लो रोटी जौ दिया है included ना, है। जौ का रोटी खाइए, सबसे बढ़िया है। यब दिया है ना, यब दिया है। अब तो जौ, पहले गेहूं होता कहाँ था, पहले जौ ही हुआ करते थे। जौ तो अब सिर्फ मरने के काम के लिए लोगों के घर में नहीं बची इतनी सी। हम लोग भी बचपन में थे ना, तो खत्म खेत हो गया, में जौ बिल्कुल। ज्यादा होता था। बाद में गेहूं का प्रचलन उधर तो बहुत बाद में आया है। जो पहले की था रोटी ही। बनती है। हाँ, मैं तो खाया हूँ बहुत। अभी भी मिलता है ना आटा, जो मल्टीग्रेन उसमें होता है। और जौ जो है वो गेहूं से ज्यादा फायदेमंद होता है। वो तो वैसे भी फाइबर बहुत ज्यादा होता है जौ में। पहले तो और हम लोग शुद्ध यहाँ माना बैल और जाता है बैल ना, ही खा पाते इसीलिए थे, जौ इतनी होती थी हमारे। यज्ञ में तो जौ ही दिया जाता है ना, बेबी, गेहूं थोड़े दिया जाता है, जौ ही का प्रयोग होता है। लेकिन गेहूं अब इतना ज्यादा प्रचलित हो गया है कि जौ में उसको मान लीजिए चचेरा भाई तो। बस हाँ, जौ छोड़ी थी लोगों ने। अब खेतों और में- अंतिम श्लोक है इसमें, जिसमें क्या क्या नहीं खाना है, ये विधान किया, इन चीजों को खाना है। इसमें है कि पृथुकान सत्तून और मासान। पृथुकान का मतलब, पृथुक शब्द मैंने देखा नहीं क्या किस लिए दिया है ये। हाँ हाँ, Fat and ठीक rice. कहते हैं, पक्का बिहारी। ठीक कहते हैं, यही मतलब है। सत्तू भी है उसमें। हाँ, चिवड़ा, अच्छा, बिहार के लोगों ने लिखा है लग। यूनिवर्सल नॉलेज इसको कैसे कह पाएंगे? नहीं, वो तो ग्रंथ अलग अलग है ना। मूल आयुर्वेद तो चरक और सुश्रुत से चले। ये एक ग्रंथ है ना जो क्या नाम है? षोडशांग हृदय। तो ये तो अलग अलग, अष्टांग हृदय था पहले, ऐसे कई अष्टांग ग्रंथ हृदय हैं। है। अष्टांग हृदय में 8 डिपार्टमेंट थे, ये षोडशांग हृदय अब 16 डिपार्टमेंट थे। लेखक जो होता है वो अपने आसपास के उससे प्रभावित तो होता है। तो पृथुकान का मतलब है कि जो चिड़वा जिसको आप कहते हैं, हम लोग चूड़ा कहते हैं उधर। अब चूड़ा तो का यहाँ मतलब ही दूसरा है। दही चूड़ा खाते हैं ना। दही चूड़ा तो बिहार का प्रसिद्ध भोजन, लालू यादव तो खाते ही हैं मकर संक्रांति के। दही चूड़ा, दही चूड़ा तो हम लोगों का कहते हैं ना भोज में, चूड़ा दही की दही चूड़ा। तो चूड़ा दही का मतलब चूड़ा की प्रधानता होगी, और दही चूड़ा और दही चूड़ा मतलब दही की प्रधानता होगी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इनका क्या सिस्टम है, क्या स्टेटस है। क्या स्टेटस है। तो कई बार उधर क्या है, दूध नहीं मिलता, तो दूध नहीं मिलता इसका मतलब चूड़ा दही होगा। अच्छा, तो आपको बचा के खाना है दही। और जब वो खाते टाइम ही दही चूड़ा ज्यादा लेना है, पेट में चूड़ा ज्यादा लेना है, दही आपको सीमित मात्रा में मिलेगा। और जब दही चूड़ा हो गया इसका मतलब आप जितना खाए। ये संकेत है। मेरे सूत्र है पाणिनि जी का ना, भक्ष्यण मिश्रीकरण। हाँ भक्ष्य क्या है और मिश्रीकृत क्या है, हाँ इसको लेके डिबेट है। देखिए व्याकरण वालों को व्याकरण याद आ रहा हाँ। है, आयुर्वेद वाला। ठीक बात। तो पहला तो चूड़ा है या चिड़वा है वो कम खाना चाहिए, उधर तो लोग बहुत खाते हैं। सत्तून या सत्तू कम खाना चाहिए। तीसरा है मासान, वही जो काली दाल है हमारी दाल। वो कम खाना चाहिए। दही कम खाना चाहिए। उसके बाद मत्स्य, ये भी कम खाना है। हाँ ये तो उधर का मैडम लिखा रहता तो कैसे कहता है कम खाना चाहिए। नहीं, वो आपकी साइड में लिखा होगा। तो मत्स्यानैव शीलयेत मनुजः, तो मछली, दही, माशा, सत्तू और चूड़ा, चिड़वा, ये तुम वही उड़द की दाल हो गई। नहीं, ये तो चने की दाल, चने की दाल। लेकिन चने के भी बनते हैं, जौ के भी बनते जौ के भी बनते हैं। तो चने की दाल भी कम खानी चाहिए। नहीं, उसके सत्तू जो सत्तू उसकी होती है। ठीक है। तो मतलब ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं दिया है, ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये ज्यादा नहीं खाना। क्योंकि अगली लाइन से और स्पष्ट है, मत्स्यानैव शीलयेत मनुजः, शीलयेत और मनुजः में न हो गया
वो संधि के कारण शीलयेन मनुजः अत्यभ्यासेन यतो रोगान जनयन्ति घोरतराम। कहते हैं यदि आप ज्यादा खाएंगे ये सब चीज तो वो रोग को जन्म उत्पन्न करते। अत्याभ्यासेन अति अभ्यासेन यतः रोगान जनयन्ति घोरतराम। इन चीजों को यदि आप ज्यादा खाएंगे तो ये रोग को उत्पन्न और आजकल तो हर होटल हर शादी में वो दाल मखनी दाल उड़द की दाल। हाँ वो तो होता है, लेकिन ऐसा इसमें कहा है। तो क्या खाना चाहिए ये बता दिया, और क्या कम खाना चाहिए, ये सब कम खाना चाहिए ये बता दिया। और अब पूरे आहार का एक जनरल एक यहाँ पे उन्होंने विश्लेषण कर दिया। और मुझे लगता है कि इतना भी हम थोड़ा ध्यान रखें तो बहुत लाभदायक है। तो इस तरह आहार समाप्त हुआ। सर इसमें जो सेंधा नमक बोला है तो जो बोलते हैं आयोडीन वाला नमक, अब आयोडीन नमक तो था ही नहीं इनके समय में। तो आयोडीन के साथ साथ वो तो आयोडीन की कमी वो हटाने अब के ये लिए टेस्ट आयोडीन करने डालते की हैं। बात है ना कि सेंधा नमक में कितना आयोडीन होता है। सर और भी है आयोडीन प्लस 10-15 अदर मिनरल्स नमक में। तभी तो वही तो अभी है, देख रहे हैं। नहीं मतलब वैसे नहीं होगा ही, कंपोजिशन जरूर में लिखा होगा। रहता है पैकेट में। तो सेंधा नमक लेना चाहिए, ये तो दिया है इसमें। तो इस तरह से आहार के बारे में हम अब ये एक बार तो सारी पढ़ चीजें, चुके हैं। तेल है सब चीज अब रिफाइंड करने लग गए हैं ना, उसी से नुकसान हो पहले तो घी होता था। नमक भी रिफाइंड कर दिया, चीनी रिफाइंड, तो जो ये रिफाइनमेंट की प्रोसेस ठीक है, तो फिर ये आहार हुआ। तो अब कितना 11 को एग्जाम है? इनका हाँ 11 4 को वो वाला मीरा मैम और पुनीता मैम का होगा और 11 को आप दोनों का होगा। तो टोटल कितने लोग हैं इसमें जो एग्जाम 14 देंगे? हैं, लेकिन अब देंगे कितने? 7-8 ही देंगे, 6-7 देंगे तो 8-10 14 में से वो 2 तो वो नहीं आते हैं, चुग फैमिली, और एक वो पीयूष जी भी छोड़ गए। एक बार रविंद्रन जी तो अभी गए हैं वो बाहर। तो उन्होंने वो कहा चले कि गए, मुझे हाँ। मेल से भेजेंगे, मैं मेल से जवाब भेज दूंगा। देखो क्या किशोर आते थे, वो भी नहीं आते वो भी अब। नहीं आते। एक वो मैडम आती है आरती मैडम वो आएगी, हेमा भी शायद एग्जाम देगी वो। आप 14 का 12 समझ लीजिए, 11 ही समझ लीजिए, 11 को होगा। 11 हाँ तो इसमें तो 6 ऋतुएं हैं। तो 6 ऋतुएं हैं तो एक ऋतु तो थोड़ा छोटा सा है, लेकिन जो और ऋतुएं हैं वो ठीक ठीक है। तो एक एक ऋतु ले लें उस विषय में क्या, और एक या 2 व्यक्ति आहार ले लें, और एक उससे पहले का है। दिनचर्या है, ऋतुचर्या है। हाँ, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या एक ले लें, ऋतुचर्या एक ले लें क्या। अभी अलॉट कर दीजिए। सर या अपना ओवरऑल अपना बोल दीजिए आप लोग। सर मैं ओवरऑल स्वस्थ मिनट का नहीं मिल सकते आगे तक जो पेपर जो नहीं, आप ओवरऑल पे लिखना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। ओवरऑल पे जो ना लिखना चाहे इसीलिए हमने थोड़ा उसको डिवाइड कर दिया। तो अब आप लोग अपना अपना बता दीजिए। आप अपना बता दीजिए। किसको क्या? अब आपके सामने पूरा टेक्स्ट है। हाँ कैसे पेपर लिखना? नहीं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है। पढ़ के आना आप पहले अपना तैयार कर लीजिए। लिख के भी देना पड़ेगा, क्योंकि मार्किंग करके हमें हाँ, देंगे। तैयार कर लीजिए, उसको राइटिंग फॉर्म में हो और वहाँ यहाँ नहीं, प्रेजेंटेशन। लेकिन अभी तय कर लें ताकि डुप्लीकेशन ना हो। हाँ, तो बता दीजिए एक एक व्यक्ति जिसका जो इंटरेस्ट है। करके फिर उसमें डाल देना ताकि जो लोग नहीं आए मेरा वो आहार फिर डाल बचे में से एक मिनट रुकिए। ठीक है, मिस्टर रोहित भारद्वाज, एक जगह नोट कर लें इसको, आहार एक जगह नोट करके ना। उस पे ग्रुप में डाल देना। हाँ, मैं दिनचर्या ले लेता हूँ। ठीक है। दिन और रात्रि रात्रिचर्या, दिन एंड रात्रिचर्या। एक तो स्वस्थ वृत्तम भी है, डेफिनेशन भी है। एक स्वस्थ वृत्तम हुआ, पूजा, स्वस्थ, एक है दिनचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या मैं ले आप ले लीजिए। मित्तल जी वर्षा ऋतु दे दो जी। वर्षा ऋतु ठीक है।
वर्षा ऋतु ठीक है, आपका आहार हो गया। उनका आहार हो तो गया। वर्षा ऋतु है मतलब है बड़ा हाँ? कोई भी ऋतु आपका नाम है सर हेमंत ले ले रहे हैं। प्रीति। हाँ, हेमंत ले लीजिए। प्रीति आपका ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि हेमंत और शिशिर तो सेम ही है उसमें बस हेमंत शिशिर हम हेमंत शिशिर एक ले लीजिए। अजय दूसरे वाला अजय। ग्रीष्म आप ले क्या- रही है। आप ले क्या ले रहे हैं? ग्रीष्म हेमंत और शिशिर। हेमंत और शिशिर। प्रीति का ग्रीष्म हो गया, प्रीति का ग्रीष्म हो गया। जो बच गई है वसंत ठीक है। वसंत। एक शरद बची होगी शरद। नहीं शरद तो नहीं लेकिन अभी तो और लोग भी तो है ना, तुम वसंत ले लो ठीक। नहीं, वर्षा हेमंत ऋतु कौन शिशिर सा? एक हो गया ना। अभी कुछ लोग और भी तो हैं। वर्षा ऋतु तो आपको है ना? नहीं है, मतलब है वो सफिशिएंट है, मतलब ऐसा है शिशिर तो वसंत है। कहीं 2-4 लोग ही हैं उसमें। हेमंत और नहीं, उसमें है, वर्षा ऋतु में कितने हैं? नहीं उसमें है 7। 7 है। हाँ, 7 एक श्लोक। और चीज, जो सारा टेक्स्ट है ना उसको एक बार पूरा एक साथ भेज दे सारा, हाँ। दिनचर्या रात्रिचर्या सब कुछ आ जाएगा तो उससे इजी ठीक है। रहेगा। हाँ, अभी सब अलग अलग आया एक साथ पूरा जितना टेक्स्ट हमने पढ़ा है शुरू से लेके अभी मैं पीडीएफ बना के सबको भेज दूँ। आपको हाँ। भेज दीजिए। मतलब अलग अलग, जैसे वर्षा ऋतु का नहीं नहीं पूरा टेक्स्ट का आज तक पहले से पूरा एक सिंगल पीडीएफ बना हाँ। अपना अपना आप छाटिए तो साइड खुल जाएगा। तो अब और जो बचे हैं वो भी लिख लो, 2-3 लोग और भी लेंगे ना। हाँ। एक रविंद्रन जी लेंगे आज। ये सर 11 को करना है हमें। हाँ 11 को 11 को आप तो प्रश्न पत्र बनाएंगे ना आपका। 11 को संडे है ना। हाँ संडे 4 को पहला है और अभी बैठिए चाय तो पी के जाइए। हाँ, बैठा। तो लेने गए तो बाकी अपना अपना चूज कर देंगे अभी, क्योंकि कवर तो हो गया पूरा। नहीं अभी कुछ बचा है कि नहीं नहीं आहार हो गया, आप बताइए। ग्रीष्म हो गया, वसंत, शिशिर, हेमंत, शरद, वर्षा वर्षा, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, दिनचर्या, क्या बचा? स्वस्थ वृतम, ये तो कवर हो गया पूरा। जनरल वो नहीं आहार भी हो गया। नहीं जनरल तो स्वस्थ वृतम था। सदवृत्त रह गया और ऋतु एक एक लीजिए फिर सब। सदवृतम तो हाँ सदवृतम तो कराया नहीं ना, नहीं कराया। कराया था सदवृतम, सदवृतम रह गया अभी। तो वो लिख लीजिए, ऋतु में भी एक एक दीजिए फिर सब। ऋतु बस सिर्फ 2 जो है ना, जैसे भी हेमंत और शिशिर। ऐसे ही दिन और रात्रिचर्या भी अलग कर देते एक हैं। जैसा है, हेमंत और शिशिर एक जैसा है। तो दिन और रात्रिचर्या नहीं, रात्रिचर्या तो छोटा सा ही है, दिन और रात्रिचर्या एक साथ। एक साथ। हाँ सदवृत्त एक साथ। वो फाइल कहाँ रख गए ठाकुर? फाइल देना है राजू। तो एक सदवृतम रह गया इसमें, और क्या करेंगे बाकी लोग जो रह गए? बस बाकी तो हो गए। एक को सदवृतम दे दीजिए, एक डुप्लीकेशन हो जाएगा। डुप्लीकेशन वो जो भी लेना चाहते हैं उनको दे दीजिए। तुम खाली दिनचर्या ले लो, एक रात्रिचर्या भी छोड़ो। ठीक है। हेमंत भी होगी। किसी को